हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे जॉब एप्लीकेशन का लेटर, रिज्यूमे जो होता है, रिजाइनिंग लेटर, ऐसे अलग अलग जो टाइप्स के लेटर्स होते हैं एसओपी। तो ये सारे जो लेटर्स है बिजनेस कम्युनिकेशन के, उन सबको आज हम वन शॉट के अंदर ही लेने वाले कि जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं लेटर से रिलेटेड, कि आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है, रिज्यूमे बनाना है, एसओपी बनाना है, ऐसे अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे टाइप के लेटर्स को आज एक ही पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ले लेंगे ताकि आप पेपर के अंदर आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मार्क्स ले सको। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो लेटर्स होते हैं ये पेपर के अंदर काफ़ी हैवी वेटेज रखते हैं। जैसे अगर आप मान लो बीकॉम के हो तो आपको ये जो लेटर्स है ये 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, एक बेसिकली 10 मार्क्स का जो आप जॉब एप्लीकेशन आता है और रिज्यूमे आता है, और 20 मार्क्स का जो है वो अदर जो बेसिकली लेटर्स है, एसओपी, रिजाइनिंग लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ऐसे अलग अलग जो लेटर्स हैं वो मतलब 20 मार्क्स के आते हैं, 5-5 मार्क्स के एक लेटर आते हैं। तो ऐसे देखोगे तो जो बीकॉम वाले उनको 30 मार्क्स का आता है लेटर, और जो बैप, बीएमएस, बीबीआई वाले उनको जो है ये बेसिकली लेटर जो है वो 15 मार्क्स का आता है। तो देखो काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आप ये एक लेक्चर अच्छे से देख लेते हो तो आराम से आप 15 या फिर 30 मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आप बीकॉम के हो तो 30, और अगर आप बैप, बीएमएस वाले हो तो 15 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप ये अच्छे से लेटर देख लेते हो। तो देखो बेसिकली ये जो लेटर्स है बिजनेस लेटर, पहले ये होते क्या और किस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं, इनको लिखा किस तरह से जाता है, इनका फॉर्मेट क्या रहता है, क्या क्या लिखते हैं अंदर, तो सारी चीज़ समझ लेते हैं। तो देखो पहली बात, बिजनेस लेटर का मतलब क्या होता है। तो देखो बिजनेस लेटर का मतलब होता है वो लेटर्स जो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मान लो कि आपको किसी कंपनी में काम चाहिए। ठीक है, आपने देखा, आप न्यूज़ रोज जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ठीक है, आपने सुना भी होगा घर में कि न्यूज़पेपर पे जॉब के लिए ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, इश्तेहार आते हैं ना जॉब के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स, कि यहाँ पर इतने सैलरी मिलेगी आपको, ये जॉब के बारे में मतलब दे दिया जाता है, मतलब न्यूज़पेपर पे। ठीक है, तो आपने भी एक दिन न्यूज़पेपर पे पढ़ लिया, अब आपको नौकरी चाहिए मतलब किसी कंपनी के अंदर। तो ऐसे टाइम पर आप डायरेक्टली जाकर मुंह उठाकर उस कंपनी में जा नहीं सकते हो। तो बेसिकली किया क्या जाता है, अगर वहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया रहता है तो हम ईमेल पे मेल कर देते हैं कि मतलब जॉब एप्लीकेशन डाल देते हैं कि सर मेरे को जॉब चाहिए, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है, मुझे ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो जब आप इस तरह का लेटर लिखते हो एक बिजनेस, मतलब किसी सामने वाले को, ताकि आपको जॉब मिल सके और बिजनेस के साथ जुड़ सको, तो उन लेटर्स को हम बिजनेस लेटर बोलते हैं। और नॉर्मली ये जो बिजनेस लेटर होते हैं ये फॉर्मल किस्म के होते हैं, यानी हम, क्योंकि देखो यहाँ पर हम फॉर्मल चीज़ें कर रहे होते हैं, बिजनेस के अंदर ये चीज़ें का, ये लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये जो लेटर्स होते हैं इनका फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मल लेटर का टाइप का होता है। ठीक है, ये इनफॉर्मल वाले नहीं होते, फॉर्मल वाले होते हैं। मे बी आपको इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर्स पता होंगे, इतना आगे आ गए हो, फर्स्ट ईयर में हो तो आपको हल्का फुल्का चीज़ें पता होगी कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। ओके, सो देखो अब ये जो बिजनेस लेटर होता है इसका फॉर्मेट किस प्रकार का रहता है, मतलब किस तरह से लिखते हैं, और बाकी के भी जो लेटर्स है वो इसी हिसाब से हमें लिखना रहता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। तो पहले आपको फॉर्मेट थोड़ा बहुत समझा देता हूँ बिजनेस लेटर का, उसके बाद हम आगे के जितने भी टाइप से लेटर्स के उनको एक एक करके समझ लेंगे। ठीक है, सो देखो बिजनेस लेटर जो होते हैं उसके अंदर हमको बेसिकली कोई भी, अगर मान लो फॉर्मल लेटर है, जैसे अगर आपको जॉब एप्लीकेशन भरना है या फिर कोई भी लेटर रहता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी रहती है। ठीक है, तो देखो जब भी आप किसी को लेटर देते हो तो सबसे पहले जब लेटर कोई चेक करता है तो वो ये देखता है कि ये लेटर आया कहाँ से, इसलिए जब भी आप लेटर की शुरुआत करो तो वहाँ से लिखो, वहाँ पर सबसे ऊपर जो है वहाँ पर लिख दो सेंडर एड्रेस, यानी बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी आदमी एप्लीकेशन या फिर लेटर भेज रहा है तो उसका एड्रेस लिख देना है। ठीक है, मतलब आप अपना खुद का एड्रेस लिख दोगे कि हाँ भाई मैं यहाँ से लेटर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया रहता है, नॉर्मली आपका खुद का एड्रेस नहीं दिया रहता है, तो आप कोई भी अपना एड्रेस बता सकते हो, चाहे तो असली भी बता सकते हो, नहीं तो कोई फेक भी बता सकते हो। ठीक है, बट अच्छा रहेगा आप असली एड्रेस बताओगे तो। ओके, तो सेंडर एड्रेस सबसे पहले ऊपर में लिख दोगे कि हाँ भाई मैं किधर का हूँ, कहाँ से ये लेटर आ रहा है। उसके बाद उसके नीचे आप डेट लिख दोगे। ठीक है, कि मतलब ये जो है लेटर ये किस तारीख को लिखा गया है। उसके बाद जैसे ही आप डेट लिख दोगे उसके नीचे अब आपको लिखना है कि ये लेटर आप भेजना किसके पास है। ठीक है, मतलब किसके पास ये लेटर आए, हो सकता है मान लो आपने गलती से किसी और के पास तो नहीं ना पहुंचेगा, इसलिए आपको ये लेटर के मतलब बेसिकली डेट के नीचे लिख देना है कि ये जो लेटर है अब ये भेजना किसे हमें। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ये लिख देते हो उसके बाद बेसिकली हमें सलेशन लिखना है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है, नहीं हम लोग लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, तो उसी को बोला जाता है। तो आपको ये लिख देना है ताकि आप इज्जत दे सको, मतलब स्टार्टिंग में इज्जत मिल जाए कि हाँ भाई वो भी खुश हो जाए कि देखो इज्जत से बात कर रहे हैं मेरे से, कि डियर सर या फिर डियर मैडम जो भी रहेंगे उनको लिख देना है। ठीक है, मान लो आपने डियर सर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है,
उसके बाद देखो बेसिकली सब्जेक्ट आपको लिखना रहेगा कि मतलब आप इस बेसिकली ये जो लेटर है ये लिख क्यों रहे हो, क्या आपको जॉब चाहिए। अगर आप जॉब चाहिए तो आप लिख दोगे कि फॉर पोस्ट ऑफ मतलब जो भी आप आईटी पोस्ट या फिर कोई मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए वो सब्जेक्ट पे आप लिख दोगे कि इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लेटर। तो आपको सब्जेक्ट लिख देना है कि आप लेटर लिख क्यों रहे हो। उसके बाद देखो जैसे ही आप लेटर लिख देते हो मतलब सब्जेक्ट लिख देते हो, अब आपको मेन जो है लेटर की शुरुआत कर देनी है। मतलब मेन जो कंटेंट रहेगा, मैसेज रहेगा कि भैया मेरे को मतलब मैंने आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर पे देखी थी, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मुझे ये सारी चीज़ें आती है, मेरे पास ये स्किल्स है, अगर आप मुझे काम पे रखते हो तो मैं अच्छे से काम करूँगा आपके पास। तो मतलब बेसिकली ये सारी भाषणबाजी मतलब सारी चीज़ें बता देनी है कि मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि सामने वाला जो है वो आपसे इम्प्रेस हो सके और आपको जॉब जो है आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट करके आपको जॉब दे दे। तो इस प्रकार की आपको कुछ मैसेज लिख देना है, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप ओन से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है रट्टा मारा हुआ रहे, बस कोशिश करना कि मतलब थोड़ा बहुत ग्रामर जो है वो सही रहे, पंक्चुएशन जो रहते हैं सारी चीज़ें मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक उतनी ज़्यादा ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो वो कोशिश आपको करनी है कि मैसेज में लिख देना है कि मतलब बेसिकली आप ये जो चिट्ठी है ये लिख क्यों रहे हो। उसके बाद जैसे ही आप मैसेज लिख देते हो उसके बाद आपको बेसिकली लिखना रहता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है, नहीं हम लोग लिखते हैं यूर ट्रूली या फिर यूर सिंसियरली, ठीक है, तो वो आपको लिखना है, या फिर यूर ट्रूथफुली लिखते हैं ना, तो ये आपको लिख देना है। नॉर्मली आपको यूर ट्रूली लिखना चाहिए, तो आप लिख दो यूर ट्रूली। उसके बाद आप सिग्नेचर कर सकते हो, सिग्नेचर मतलब अपना नाम लिख सकते हो नीचे, मान लो आदर्श या फिर गोकुल, कोई भी आपका नाम रहेगा तो वो आप लिख दो, ठीक है। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं ऑटोग्राफ मारना है आपको, वहाँ पर आप अपना नाम लिख दो। उसके बाद देखो अब उसके नीचे होता है एनक्लोजर, ठीक है, ENCL लिखा है ना यहाँ पर एनक्लोजर। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो बेसिकली जब भी आप अपना मान लो आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिख रहे हो तो ऐसे टाइम पर आप सिर्फ ये लेटर नहीं लिखते, उसके साथ में देखो उस एप्लीकेशन के साथ में आप अपने मार्कशीट भी डालोगे। देखो ये सच बात है, मेरे को मान लो 90% आया था मेरे को 12th या फिर ग्रेजुएशन में, तो मेरे को वो सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा ना। तो उस लेटर के साथ में मैंने और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच किए हैं तो वो इनक्लोजर में लिखना रहता है कि मैंने यहाँ पर मार्कशीट भी डाली है, मैंने यहाँ पर कुछ फोटो कॉपीज किसी डॉक्यूमेंट की भी डाली है, मैंने और कोई भी लेटर्स भी इसके अंदर अटैच किया, तो वो सारी चीज़ आपको एनक्लोजर में बतानी रहती है कि मतलब क्या कि ये जो लेटर है इसके साथ और कौन से डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्मेट रहता है। तो देखोगे 9 चीज़ें जो रहती है हमें लिखनी रहती है अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मल लेटर के अंदर, ओके। तो ये पूरा फॉर्मेट रहता है एक लेटर का, बिजनेस लेटर का। अब हो सकता है अलग अलग जो लेटर्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत ये फॉर्मेट चेंज हो जाए, ओके। सो देखो अब बेसिकली हमारा जो एग्ज़ाम होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे बीकॉम या फिर बैफ वाले, तो उनके अंदर बेसिकली पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो मेनली क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर आप बीकॉम के हो, ठीक है, बीकॉम के रहते हो तो आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले आपको 10 मार्क्स का ये पूछ लेगा कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन लेटर विथ रिज्यूमे इन रिप्लाइंग टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, यानी एक एडवर्टाइजमेंट आपको दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इसके ऊपर आपको एक एप्लीकेशन लेटर लिख देना है और रिज्यूमे के साथ में, रिज्यूमे मतलब बायोडाटा कि आप कौन हो, रिज्यूमे लिखा जाता है ना, तो वो तो आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना और उसके साथ में रिज्यूमे लिखना रहेगा। और अगर आप ये दोनों अच्छे तरीके से कर दोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है जॉनी ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्स रिसेप्शनिस्ट फॉर देयर ऑफिस अक्रॉस इंडिया, ग्रेजुएट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में अप्लाई टू बॉक्स नंबर 1001 द टाइम्स ऑफ इंडिया DN रोड मुंबई 400। मतलब बेसिकली ये देखो ये जो न्यूज़पेपर है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर से आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा है। तो जब आप अपना बेसिकली मैसेज में लिख रहे होगे तो वहाँ पर आप ये मेंशन कर देना कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी थी उसी के रिप्लाई में मैं आपके लिए एक मतलब बेसिकली एक एप्लीकेशन लेटर लिख रहा हूँ, जॉब एप्लीकेशन लेटर, ताकि आप मुझे जॉब दे सको मेरे पास। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हो कि अगर आप ग्रेजुएट हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेजुएट नीडेड है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि आपके पास क्या क्या कम्युनिकेशन मतलब क्वालिफिकेशंस है, कि आप मान लो हो सकता है आप MCOM किए हो या फिर बैचलर हो, कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है और एक्स्ट्रा कोई डिग्री की है, मान लो आपने कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी या फिर और कोई एक्स्ट्रा रहता है ना कोई और दूसरी डिग्री कर ली थी, वो भी आप इसमें लिख सकते हो क्वालिफिकेशन के अंदर। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग भी आती है, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत ज़्यादा
लेटर है। तो ये सारी चीज़ें आप बता कर इम्प्रेस कर सकते हो सामने वाले को। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को आपको मैसेज के अंदर लिख देना है अपने बेसिकली लेटर के अंदर, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर एड्रेस भी आपको बताया गया है कि देखो आपको किसको भेजना है, तो जॉनी ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है इसको आपको लेटर भेजना है। कहाँ पे भेजना है, तो DN रोड मुंबई, ये सारे एड्रेस दिए गए हैं। तो आप ये एड्रेस लिखकर मतलब अपने मतलब जिसको आप एड्रेस भेज रहे हो वहाँ पर एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। मतलब रिसीवर जो रहेगा उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देना, और सेंडर में आप कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हो, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद 20 मार्क्स के आपके अदर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लेटर लिखने रहते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली ये कब आता है कि जैसे मान लो कि आप इंडिया में हो और आपको US की कोई मतलब यूनिवर्सिटी है और आपको वहाँ पर एडमिशन चाहिए, मतलब वहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, और मतलब इंडिया से जाकर आप उधर पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख कर देना होता है। मतलब बेसिकली आप क्यों उस कॉलेज में आना चाहते हो, आप उस कॉलेज में आ जाते हो तो क्या क्या चीज़ें करोगे। मतलब बेसिकली एक तरह से आप ये कह सकते हो, आपको ये बताना पड़ता है कि आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, ओके। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा जाता है। तो क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है तो आपको ज़्यादा नहीं, एक पन्ना भी लिख दोगे, अगर एक पेज भी लिख देते हो तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी रहती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। तो ये 5 मार्क्स आ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा देखोगे तो हर एग्जाम के अंदर ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है SOP, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो अभी आपको बताऊंगा किस तरह से इसको लिखा जाता है। उसके बाद देखो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि रिजिग्नेशन जो रहता है कि आपको बोला जाएगा कि ड्राफ्ट करो एक रिजाइनेशन, मतलब क्या कि आप अपनी कंपनी छोड़कर जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एक रिजाइनेशन लेटर रहता है, मतलब रिजाइन कर रहे हो आप अपनी कंपनी से, तो उसका लेटर लिख कर दे दो आप, ठीक है। तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा तो वो भी आपको बताऊंगा कि मतलब देखो यह क्या लिखा है कि यू विश टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मतलब आप चाहते हो कि आप खुद का एक बिजनेस खोल लो, इसीलिए आप अपनी जो पुरानी कंपनी है जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो तो वहाँ से रिजाइन करने के लिए आपको एक रिजाइनिंग लेटर लिखना है, ओके। वैसे ही और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा जॉब एक्सेप्टेंस लेटर, कि अगर मान लो आपने किधर एप्लीकेशन भरा था और वहाँ सर अगर मान लो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है कि ठीक है आप इतने दिन से आप काम आ सकते हो, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ऐसे टाइम पर आप एक और लेटर भेजते हो जिसको हम जॉब एक्सेप्टेंस बोलते हैं। यानी क्या कि मतलब आपने वो जो बेसिकली वहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए आया था तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरे को काम चाहिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके, मतलब बेसिकली कहते हैं ना ऑफर को, ठीक है। तो उसको हम जॉब एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं, तो वो फिर आपको लिखना रहता है। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपको ये लिखना है कि रिकमेंडेशन लेटर लिखना है। रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है तो अभी आपको आगे बताऊंगा, ओके। तो ये सारे कुछ लेटर्स होते हैं। उसके बाद लास्ट में एक लेटर पूछ लेता है, और ये जो लेटर्स है यहाँ पर लिखे गए तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हर एग्ज़ाम देखते हो आप, अगर जितने भी एग्ज़ाम हुए 2016, 2017 के तो और 2018 के भी, तो वहाँ पर आप देखोगे इनमें से ये सारे जो बेसिकली मतलब जितने भी लेटर्स है ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और 1-2 अगर एक्स्ट्रा में आ भी जाते हैं तो देखो यहाँ पर आउट ऑफ 4 आपको लिखना रहता है, 5 में से 4। तो आप चाहो तो किसी एक को स्किप भी कर सकते हो, जो अगर मान लो आपको एक कोई नहीं आता तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखोगे तो इनमें से 4, ये जो 5 ये मेनली आ ही जाते हैं, और ये पाँचों में आज आपको बता भी दूंगा, ओके। वैसे ही जो BAF BMS वाले होते हैं उनको ये 15 मार्क्स से आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो उनके अंदर भी वही चीज़ आती है कि आपको बोला जाएगा एक जॉब एप्लीकेशन लिख दो और आपको एक रिज्यूमे लिखना रहता है, ठीक है। देखो रिज्यूमे को कभी कभार मतलब अगर मान लो आपका पेपर में क्वेश्चन लिखा गया है कि जॉब एप्लीकेशन लिखो विथ रिज्यूमे, कभी कभार नहीं लिखा रहता है, विथ करिकुलम वाइटिया बोला जाता है। मतलब बेसिकली करिकुलम का इस्तेमाल किया जाता है, रिज्यूमे का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो करिकुलम का भी मतलब वही होता है, रिज्यूमे उसको भी बोला जाता है, और बेसिकली कभी कभी बायोडाटा भी बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब दोनों का मतलब सबको एक ही तरह से हम बोल सकते हैं, उसको भी हम रिज्यूमे एक तरीका बोलते हैं, ओके। तो लेटर उधर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पर भी 10 ही मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना है और रिज्यूमे के साथ में। उसके बाद आपको और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपको SOP नहीं पूछा जाता है मेनली उतना BAF BMS वालों में, बट फिर भी आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ओके। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर के अंदर। सो देखो अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। एंड देखो मैंने यहाँ पर कुछ टिक करके भी रखे कि ये देखो ये सारे जो बेसिकली टाइप जो होते हैं लेटर्स के, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो 6 टाइप्स के जो बेसिकली लेटर्स होते हैं बिजनेस लेटर, तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा ध्यान से देखना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जिसके ऊपर टिक नहीं है तो उतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, कभी कभार ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सो देखो सबसे पहला जो बेसिकली टाइप होता है बिजनेस लेटर का वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है इसके अंदर आपको लिखना क्या रहता है, तो ये जो बेसिकली लिखा जाता है ये कब लिखा जाता है, जब अगर मान लो आप इंडिया में हो और आपको किसी फॉरेन दूसरी कोई देश है, यानी मान लो जैसे US है या फिर इंग्लैंड है, कोई दूसरी कंट्री है,
है और वहाँ पर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है, यानी वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। और उसके लिए जब आप किसी तरह का बेसिकली लेटर लिखते हो, उसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं कि मतलब आप उस यूनिवर्सिटी में जाना क्यों चाहते हो, उस जगह जाकर आप क्या करोगे, वो सारी चीज़ें आपको बतानी रहती है अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप किस तरह से लिख सकते हो। अब बेसिकली ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहता है, इसको आप इस तरह से कुछ 4 हिस्सों में बांटकर अच्छे तरह से समझ सकते हो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आखिर लिखना क्या क्या चीज़ें रहती है। ठीक है, तो आपके ये जो एसओपी रहता है, इसके अंदर मेनली देखोगे तो 4 चीज़ें रहती है और लास्ट में सिग्नेचर रहता है। ओके, वो सिग्नेचर भी ऑप्शनल रहता है, आप चाहो तो डालो, नहीं भी डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो देखो लिखना क्या क्या चीज़ें रहती है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में स्टार्टिंग में आप लिखते हो पर्पस, मतलब क्या बेसिकली कि आखिर आप ये जो लेटर लिख रहे हो, ये जो एसओपी लिख रहे हो, ये लिख क्यों रहे हो। कि आपको एक बड़ी कोई यूनिवर्सिटी है, मान लो अमेरिका की कोई पोर्टुगीज यूनिवर्सिटी है, और आपको वहाँ पे एडमिशन चाहिए ताकि आप साइकोलॉजी को पढ़ सको। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को आप पढ़ना है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसलिए आप ये लेटर लिख रहे हो, ये एसओपी लिख रहे हो। तो बेसिकली आप पर्पस के अंदर ये लिखते हो कि आखिर आप क्यों ये एसओपी लिख रहे हो, आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं बड़ा होकर ये साइकोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बन जाओ, या फिर और कोई आपका जो भी विश है, आप जो चाहते हो इस यूनिवर्सिटी से कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो पर्पस आप लिख देते हो पहली लाइन में। ठीक है, पहली पैराग्राफ में आप ये लिखते हो कि आखिर आप ये एसओपी लिखते क्यों। ठीक है, आप ओन से सारी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन हर बार अलग अलग पूछा जाएगा। कभी आपको पूछा जाएगा कि आप किसी मतलब पीएचडी के लिए आपको बोला जाएगा कि आपको पीएचडी करना है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके लिए एसओपी लिखो। जैसे अलग अलग जगह पे आपको अपने दिमाग लगा कर लिखना है। ठीक है, बट इतना समझ लो कि स्टार्टिंग में आपको पर्पस लिख देना है कि आखिर आप अपना एसओपी लिख क्यों रहे हो। ठीक है, कि मतलब आपको उस जगह पे एडमिशन चाहिए, आपको मान लो पीएचडी करना है, तो आप उस जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो साइकोलॉजी में आपको पीएचडी करना है, तो आप साइकोलॉजी में बहुत सारा इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाऊँ साइकोलॉजी का, इसलिए आप पीएचडी करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पर्पस के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में बता दोगे। ओके, उसके बाद देखो सबसे पहला पैराग्राफ जैसे ही आप खत्म कर दोगे, इसको आप 4 से 5 लाइन का लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में 5 ही मार्क्स आता है, तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 5 लाइन लिख दोगे काफ़ी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पर्पस लिख दोगे। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, वहाँ पर आप लिखोगे क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिटीज़, यानी क्या कि अब आपको वो जो मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी है, आखिर आपको क्यों अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ले लेगी। ठीक है, तो बेसिकली लेगी क्यों, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, या फिर आपने मास्टर्स कर लिया है, या फिर आपके पेपर के अंदर मतलब कोई भी एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम या फिर किधर भी, तो आपको काफ़ी अच्छे मतलब जो भी अंग आए हैं आपको, मतलब बेसिकली परसेंटेजेस आए हैं, तो आप बता दो कि मेरे को इतने क्वालिफिकेशन है, मेरे पास मैंने बीकॉम किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने मास्टर किया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, या फिर और कोई स्किल्स है कि मेरे पास मैं ये सारी चीज़ें करना जानता हूँ, मैंने एक्स्ट्रा एक कोर्स किया था सॉफ्टवेयर का, या फिर मैंने जो भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ें की थी, मेरे जो चीज़ें आती है आपको, क्वालिफिकेशन आपके अंदर जो है, जो आपके पास स्किल्स है, मान लो आपके पास अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर भर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस बतानी है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपने एमए किया है, एमकॉम किया है, आपने कहाँ से किया है, ये भी आप बता सकते हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा भरने के लिए तो कह सकते हो मेन जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अंदर आपको ध्यान से सारी चीज़ें भरनी है कि आप चाहे तो 4-5 डिग्री बता सकते हो, कहाँ से आपने डिग्री ली है, ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो। ओके, और आप और कौन से आपकी हॉबीज़ है, या फिर और कौन से आपके पास क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, तो वो सारी चीज़ें आप इस पैराग्राफ में बीच वाले में बताओगे। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन बता देते हो, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कंक्लूजन। मतलब क्या कि अब आपने ये सारी चीज़ें बता दी, अब आप चाहते हो कि आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है, मुझे मतलब भरोसा है कि मेरी ये सारी क्वालिफिकेशन और स्किल्स देखकर आप मुझे एडमिशन दे ही दोगे, तो ये आप बेसिकली कंक्लूजन को दोगे कि देखो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है, और मुझे बिलीव होता है कि आप मुझे मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन दे देगी, और जल्दी ही मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने जो सपने हैं, एक साइकोलॉजिस्ट बनना या फिर कोई पीएचडी करना, वो पूरे करके मैं लोगों का भला कर सकूंगा, मैं एक अच्छा प्रोफेसर बन जाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं मतलब वहाँ से एक फेवरेबल रिस्पॉन्स आएगा। ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे कंक्लूजन के अंदर। ओके, उसके बाद देखो एक एक्स्ट्रा लाइन रहती है जो आप नहीं लिखते हो तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, बेसिकली एक्स्ट्रा में रहता है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, मान लो आपके पास कम लाइन है और आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत और कंटेंट भरा जाए ताकि आपको मार्क्स मिल सके, तो ऐसे टाइम पर आप एक एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा अटैचमेंट लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि आपकी ये जो एसओपी है, मतलब ये जो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसके साथ आपने और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच किए हैं। मतलब हो सकता है जैसे आपने मान लो मार्कशीट या फिर जो आपने एमकॉम, एमके, एमए जो भी मतलब डिग्री की है आपने, जो आपने ग्रेजुएशन या फिर और जितने भी आपने क्वालिफिकेशंस किए, उसके अगर आपके पास डिग्री है, मार्कशीट है, तो आप अगर आपने वो सारी चीज़ें अटैच की है, या फिर अगर मान लो आपके पास कोई लेटर है, कोई रिकमेंडेशन लेटर है या फिर और कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप उधर अगर अटैच करते हो अपने एसओपी के साथ में, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कि एक्स्ट्रा मतलब आपके पास कौन से मतलब डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको रिकमेंडेशन लेटर लिख देना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये टीचर ने मुझे बताया था आपकी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो ये रिकमेंडेशन लेटर जो है मैं आपको मतलब अपने साथ अटैच करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में आप एक सिग्नेचर कर सकते हो। ठीक है, सिग्नेचर में आप अपना नाम लिख सकते हो, चाहो तो लिखो, नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्नेचर ऑप्शनल रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रहती है कि मतलब आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये सारी कुल चीज़ें लिखनी रहती है। ओके, सो ये आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस समझ आ गया होगा। मे बी अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ लेना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर कर दूं और पेपर में आप लोग लिख सको। ओके, सो देखो अब बेसिकली जो दूसरा टाइप का जो हमारा बिजनेस लेटर होता है वो होता है जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूमे। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्या है, तो देखो जब भी आप मान लो जैसे आप आराम से घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, अब आप आराम से बैठे हो, आप एक अच्छे खासे लड़के हो या फिर अच्छी खासी लड़की हो, ठीक है, जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली, आपने एमकॉम या फिर ग्रेजुएशन खत्म कर ली, अब आप काम धंधा ढूंढना चाहते हो। ओके, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी जहां पर लिखा था जॉब वैकेंसी के बारे में। ठीक है, कि आपको इतनी पैकेज मिलेगा, साल का इतना लाख रुपए आपको मिलेगा, आपकी मंथली सैलरी इतनी 1000 रुपये रहेंगी या फिर इतने लाख रुपए रहेंगे, ऐसी वैकेंसी खुली थी न्यूज़पेपर में, आपको दिख गया। ठीक है, अब वहां पर लिखा था अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ये जॉब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर ये होती है तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर स्किल होती है, आप सोचोगे चलो एक काम करता हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ और कहीं मुझे जॉब मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, मैं वहाँ पर फिर काम कर पाऊंगा और कुछ पैसे भी मिलेंगे मेरे को। ठीक है, तो उस टाइम पर जब आप एक जॉब एप्लीकेशन लिखोगे उस कंपनी को कि भैया मेरे को ये जॉब दे दो, मतलब कि मेरे को ये, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन से ये मेरे पास डिग्री है और मैं चाहता हूँ आप मेरे को ये जॉब दे दो, तो उस टाइम पर जो लेटर लिखा जाता है उसे हम जॉब एप्लीकेशन लेटर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके साथ में हम अपना एक रिज्यूमे भी देते हैं जिसको हम बायोडाटा भी बोलते हैं बेसिकली, और कहीं कहीं पे क्यूरिकुलम भी बोला जाता है। ओके, तो बेसिकली देखो रिज्यूमे जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन देते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो, क्वालिफिकेशन देते हो, कहाँ से आपने वो क्वालिफिकेशन की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, कह सकते हो पूरा बायोडाटा दे देते हो कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, आपका नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वो ऑप्शनल रहता है वैसे तो फ़ोन नंबर। उसके बाद ये बताते हो आपकी एज क्या है, उसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन देते हो कि आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन की थी, आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है, आपको किस एग्ज़ाम के अंदर कितना परसेंटेज आया है, ये सारी चीज़ें आप बताते हो अपने बेसिकली रिज्यूमे के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहती है। अब एक जॉब एप्लीकेशन लेटर किस तरह से लिखा जाता है, तो देखो जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। सो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है एक जॉब एप्लीकेशन लेटर के अंदर, तो सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिख दोगे कि भैया ये जो लेटर है ये भेज कौन रहा है। ठीक है, मतलब आप अगर लेटर भेज रहे हो तो जब भी कोई लेटर देखेगा तो पहले यही देखेगा ना कि ये लेटर आया किधर से, इसलिए आपको सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आप डेट लिख दोगे कि भैया ये लेटर लिखाया कब है। उसके बाद देखो लेटर जो जब लिखोगे तो देखो उसका एक फॉर्मेट रहता है लेटर लिखने का। ठीक है, आप जो स्लैश वाला लिखते हो ना कि मतलब जैसे आज मान लो 30 तारीख है, 30 तारीख या फिर आज तो मे बी मतलब 12 तारीख है। ठीक है, तो 12 तारीख 11वां महीना और 2022। ठीक है, आप डायरेक्टली स्लैश स्लैश करके लिख देते हो, वैसे लिख देते हो, तो वैसा आपको फॉर्मेट में नहीं लिखना है। आपको इस तरह से लिखना है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो नवंबर महीना चल रहा है, तो नवंबर 12 बेसिकली नवंबर 12 तारीख मतलब और 2022, इस तरह से आपको लिखना है, यानी आपको मंथ डेट और इस तरह से लिखना है। ओके, आपको डायरेक्टली मतलब वो स्लैश वाला फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करना, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आप मंथ जो भी रहेगा, नवंबर का महीना है तो वो लिख दो। उसके बाद कौन सा महीना है, तो मतलब महीना का आप नवंबर महीना लिख दोगे। उसके बाद उस महीने में कौन सी डेट है, तारीख कौन सी है, तो वो लिख दोगे, 11वां तारीख है, 12वां तारीख है, 13वां तारीख है, जो भी तारीख रहेगा वो लिख दोगे। उसके बाद आप साल लिख दोगे। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट आपको डेट रखना है। ओके, उसके बाद देखो जैसे ही आप डेट लिख दोगे, अब सेंडर जो भी रिसीवर रहेगा जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, यानी आप मान लो कंपनी को मैसेज भेज रहे हो, उसको जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो, या फिर किसी एचआर या फिर कोई मैनेजर को एप्लीकेशन भेज रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आप उसका एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, जो भी एड्रेस दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो ऐसे टाइम पर आप खुद का भी लिख सकते हो, मतलब डुप्लीकेट भी लिख सकते हो, बट दिया रहता है, नॉर्मली दिया रहता है एड्रेस, तो आपको वही एड्रेस लिख देना है। ओके, उसके बाद जैसे आप ये लिख देते हो अब एड्रेस, उसके बाद आपको लिखना रहेगा डियर सर। ठीक है, मतलब आप इज्जत दोगे कि हाँ भाई स्टार्टिंग कर रहे हो इज्जत देने की,
तो डियर सर लिख दोगे या फिर मैडम लिख दो डियर मैडम। ओके, तो डियर सर डियर मैडम कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको टॉपिक लिखना रहेगा, मतलब बेसिकली सब्जेक्ट लिखना रहेगा कि आप ये जो जॉब एप्लीकेशन है आखिर वो किस लिए लिख रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है इस जॉब एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हो, तो पोस्ट ऑफ आईटी कंसल्ट, मतलब आपको ये पोस्ट जो है वो उसके लिए आप ये लेटर को लिख रहे हो, जो उसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। ठीक है, तो आप चाहो तो उस टाइम पर सब्जेक्ट लिखने के बजाय यहाँ पर RE लिखा गया, तो ये भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, और आप चाहो तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट की मतलब आप किस लिए एप्लीकेशन को लिख रहे हो, तो आप लिख दोगे पोस्ट ऑफ IT कंसल्टेंट। ठीक है, कि आपको ये पोस्ट चाहिए इसलिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। उसके बाद जैसे ही अभी आप लिख देते हो उसके बाद आप देखो मेन काम होता है। ठीक है, तो देखो इसको भी हमने कुछ फॉर्मेट में डिवाइडेड किया है। तो सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस लिख दोगे, उसके बाद आप डेट लिख दोगे, उसके बाद आप रिसीवर का एड्रेस लिख दोगे, उसके बाद सिलेक्शन जो भी रहेगा मतलब आप डियर सर वो लिख दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दोगे। ठीक है, अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती है कि वो देखो अगर आप इतनी चीज़ें भी लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 3-4, अगर मान लो 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे अगर आप इतना भी लिख देते हो। ठीक है, मान लो आगे की चीज़ आपको नहीं आती है या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो ही जाता है आपसे, तब भी आपको 2 मार्क्स 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो कभी भी लेटर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इतना फॉर्मेट आपको हल्का फुल्का आता है, इसलिए आप ये लिख दिया करो। ओके, तो आपको कुछ 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख देना है, क्योंकि देखो लेटर जब आप लिखते हो तो वहाँ पर स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको आंसर सही है ये नहीं देखा जाता है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं कि आपने कौन से स्टेप्स सही लिखे हैं। तो इसलिए यहाँ तक आपको सारी चीज़ें सही हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें लिख देते हो, अब आपको मेन जो कंटेंट रहेगा, मैसेज रहेगा, वो लिखना है कि भैया आप क्या क्या बताना चाहते हो अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप ये बताओगे, रेफरेंस दोगे कि मतलब ये क्या, कि बेसिकली आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर ये जो जॉब के बारे में एप्लीकेशन दे रहे हो, आपको इसका आइडिया कहाँ से आया या फिर आप कहाँ से आपने देखा कि हमारे इधर वैकेंसी खुली हुई है। तो आप रेफरेंस बता दोगे कि जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी मतलब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो वहाँ से मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी और उसके रिप्लाई में मैं आपके इधर जॉब पाना चाहता हूँ, IT कंसल्टेंट की जॉब जो है, पोस्ट जो है आपके इधर वैकेंसी है उसकी। तो मैं वो पोस्ट पाने के लिए यहाँ पर आपके पास मतलब आज की जो तारीख है 26, मतलब यहाँ पर 25 दिसंबर 2007 दिखा है, तो जो भी तारीख रहेगी वो तारीख को मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब बेसिकली मतलब ये पोस्ट पाने के लिए। ओके, सो उसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे, उसके बाद आपको रेफरेंस लिखने के बाद कि आपको ये मतलब बेसिकली ये जो वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला, वो रेफरेंस लिखने के बाद उसके बाद आपको लिखना है कि आपके पास आप कौन सी क्वालिफिकेशन से और आपने क्या क्या अचीवमेंट की है, मतलब क्या कि आपके पास कौन सी डिग्री है। मान लो आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन खत्म कर ली या फिर मास्टर्स खत्म कर लिया, MCOM कर लिया, BCOM कर दिया, खत्म हो गया आपका। ठीक है, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, ठीक है, मास्टर्स खत्म हो गए आपके, आपने कोई और भी एक्स्ट्रा कोई डिग्री की है, मान लो जो भी। अब देखो बेसिकली जो भी पोस्ट रहेगी, जैसे यहाँ पर IT कंसल्टेंट का दिया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको साइंस के बारे में मतलब डिग्री दिखानी पड़ेगी कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर मेरे को लैंग्वेज जो आते हैं, मतलब कोडिंग के जो लैंग्वेज रहते हैं जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस जो होते हैं उसके बारे में आप लिख दो कि हाँ भाई मेरे को ये लैंग्वेजेस जो है वो आती है, मैंने ये सारी लैंग्वेजेस सीखी है। ठीक है, मेरे को इतने महीने का मैंने कोर्स किया था और मैंने ये सीखा है, मेरे पास ये डिग्री है, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लेते हैं मेरे को, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि आपको और क्या क्या चीज़ें आती है, कि जैसे आपको हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास किसी दूसरे आपने कंपनी में काम किया हो, किसी और सॉफ्टवेयर कंपनी में मान लो आपने 1 साल काम किया था तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि आपके पास क्या क्या अचीवमेंट्स है। वहाँ पर मान लो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे आप चले गए थे, बट क्या हुआ, क्या वो कंपनी जो है वो बंद पड़ गई, जिसकी वजह से आपको काम छोड़ना पड़ गया कोरोना के अंदर, इसलिए आप दूसरी काम ढूंढ रहे हो। ओके, वरना आप उधर के पता चलता CEO बन जाते। तो आप वो सारी चीज़ें बता सकते हो कि मैंने मतलब वहाँ पर मेरी क्या पोस्ट थी, वहाँ पर मेरी सैलरी कितनी थी, मतलब बेसिकली आप ये बता सकते हो कि मैंने कितना एक्सपीरियंस है मेरे को, कि मैं दूसरी कंपनी में कैसे काम करता था, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ताकि मतलब जो भी रीडर रहेगा, जो भी पढ़ रहा रहेगा, तो उसको ये लगेगा भाई जो सामने वाला है उसको एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें जानता है काम के बारे में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट बता देनी है। उसके बाद जैसे आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट में लिख लेना है कंक्लूजन, कि बेसिकली अब ये जो बेसिकली पूरा लेटर है आपका, वो अब आप लास्ट में क्या कहना चाहते हो। तो इसके अंदर आप बेसिकली आप ये लिख दोगे कि देखो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है मेरा लेटर स्वीकार कर लोगे, मतलब एक फेवरेबल आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, एंड मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मतलब आप मेरा कब इंटरव्यू ले लो और मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन हो सकूँ, और मैं पूरी तरह से लगन के साथ आपकी कंपनी में काम करूँगा, पूरे हॉनेस्ट रहूँगा, मतलब एकदम ईमानदारी से आपकी कंपनी में काम करूँगा, कोई भी चोरी चकारी नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। उसके बाद ये बोल सकते हो थैंक यू फॉर
फॉर मतलब रीडिंग टाइम अपना देने के लिए, एंड मैं आशा करता हूँ वहाँ से एक फेवरेबल रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आप कंक्लूजन में बता सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको ये बता देना है बेसिकली कि मतलब आप अब ये लिख सकते हो कि यू आर फेथफुली, के मतलब क्या लिखते हैं ना, यू आर ट्रूली या फिर यू आर फेथफुली, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये आप लिखने के बाद वहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, उसके नीचे लिखा जाता है, यहाँ पर साइड में लिख दिया गया तो उसके नीचे लिख देने का। ठीक है, कि यू आर फेथफुली या फिर यू आर ट्रूली के जो नीचे लिख देना है अपना नाम। ठीक है, उसके बाद आप इंक्लोजर दे सकते हो। इंक्लोजर मतलब वही कि ये जो बेसिकली आपका जॉब एप्लीकेशन है, इसके साथ अपने और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करके दिए गए हैं। ठीक है, खाली आप जॉब एप्लीकेशन थोड़ी भेजोगे, उसके साथ और भी चीज़ भेजोगे, जैसे मार्कशीट भेजोगे, ग्रेजुएशन किया है तो दिखाओ फिर उसका मार्कशीट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी भेज सकते हो सकता है कि और कोई सर्टिफिकेट रहेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रहेगा तो वो भी आप भेज सकते हो। अपना रिज्यूमे भी भेजोगे ना उसके साथ में, तो वो सारी चीज़ें इंक्लोजर में लिख देनी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप भेज रहे हो अपने एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट रहता है, आपको ढंग से याद कर लेना है। देखो, सबसे पहले एड्रेस लिख दोगे, फिर डेट लिख दोगे, फिर वापस से रिसीवर का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, उसके बाद सेलेक्शन मतलब डियर सर लिखकर आप सब्जेक्ट लिख दोगे कि भैया मैं लिख किस बात पे रहा हूँ। उसके बाद देखो, अब मेन जो रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली कि अब हम मैसेज के बारे में लिख दोगे, भैया मैं ये जो जॉब है जो है मैं पाना चाहता हूँ, मैं आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था इधर इधर, मेरे पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है मेरे को अपना मतलब एक फेवरेबल रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आपको मैसेज के अंदर लिख देना है। ओके, तो ये आपको, क्योंकि देखो ये पेपर के अंदर 10 मार्क्स से आता है, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम देखोगे तो फुल एक पन्ना जो है भर जाना चाहिए, कम से कम मिनिमम एक पूरा पन्ना भर जाना चाहिए, आधा पन्ना मत रखना। एंड रिज्यूमे रखोगे तो 2 पेजेस तक एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो 1 पेजेस काफ़ी रहेगा ये मतलब जॉब एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि देखो जॉब एप्लीकेशन जो रहेगा वो आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा और रिज्यूमे 5 मार्क्स के लिए रहेगा, दोनों मिलाकर आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दोनों को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये जॉब एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जॉब एप्लीकेशन का लेटर हमें इस प्रकार से लिखना रहता है। ये भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसका फॉर्मेट रहता है। अब देखो, कई बार होता है कि ये जो लेटर है इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट से भी लिखने को बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलेगा फुल ब्लॉक फॉर्मेट से लिखो, या फिर बोलेगा मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट से लिखो, या फिर सेमी ब्लॉक फॉर्मेट से लिखो। ऐसे अलग अलग फॉर्मेट को बोलेगा कि उस फॉर्मेट में लिखो। पहले थोड़ा रिज्यूमे जो है हमारा वो देख लेते हैं, रिज्यूमे को किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद जो बेसिकली उसके फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, वो आपको बता दूंगा कि किस किस तरह का फॉर्मेट है, किस हिसाब से लिखना रहता है हमें। ठीक है, तो देखो रिज्यूमे के अंदर हमें लिखना क्या रहता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी रहती है कि मतलब आपके पास मतलब आपका नाम बताना रहता है, आपका पता बताना रहता है, आपकी उम्र, आपका मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा हो कि नहीं हो। उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, अगर मान लो आपको सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर आपको सिर्फ हिंदी आती है, या फिर हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु जितनी भी लैंग्वेजेस आती है आप वो बता सकते हो। ये मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, उसमें चाहो आप तो नेशनलिटी भी बता सकते हो कि आप कौन से देश से हो, यानी अगर फॉरेनर हो या फिर इंडियन हो ये भी बता सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये नेशनलिटी लिखो। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है एक रिज्यूमे के अंदर वो होती है एजुकेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने वो डिग्री कहाँ से ली थी, कब ली थी, उसके अंदर आपको कितने परसेंटेजेस आए थे। ये सारी चीज़ें आप रिज्यूमे एजुकेशन वाला जो बेसिकली पॉइंट रहेगा उसके अंदर आप बताते हो। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर आप इस तरह बॉक्स बना देना कि सबसे पहले आप ईयर लिख देना कि आपको बेसिकली ये जो एजुकेशन के जितने भी मतलब ग्रेजुएशन या फिर कोई भी सर्टिफिकेट मिला है तो कौन से साल में मिला है, तो उसके लिए आप ईयर का कॉलम बना देना। उसके बाद एग्जामिनेशन लिख देना कि कौन से एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली आपको सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद डिवीजन बता देना कि आप कौन से डिवीजन में थे, यानी क्या मतलब आपको फर्स्ट रैंक आई, मतलब फर्स्ट डिवीजन में आपकी मतलब बेसिकली आपको इस हिसाब से परसेंटेज आया है कि आप फर्स्ट डिवीजन में थे या फिर सेकंड डिवीजन में थे आपके परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको वो लिख देना है। ये डिवीजन ऑप्शनल रहता है। ठीक है, आप चाहो तो डिवीजन का कॉलम हटा भी सकते हो अपनी मर्जी से। ओके, यहाँ पर मेनली 3 ही 4 चीज़ें रहती है कि सबसे पहले आप ईयर लिख दो कि भैया कौन से साल में किए थे। उसके बाद एग्जामिनेशन भी ऑप्शनली रहता है, ये लिख दो कि आपकी कौन सी डिग्री आपके पास है। इंस्टीट्यूशन लिख सकते हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से मान लो आपको ग्रेजुएशन हुई है तो आप वो लिख सकते हो, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन लिख सकते हो। उसके बाद आपको परसेंटेज लिखना रहता है। ठीक है, और ये परसेंटेज भी रहता है, ये मैंडेटरी नहीं रहता, परसेंटेज को चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको 50-60 मार्क्स आया रहेगा, 50-60% आया तो अच्छा नहीं दिखेगा ना रिज्यूमे के अंदर कि आपको 50 ही 60% आया। इससे अच्छा आप सोचोगे एक काम करेगा, जब इंटरव्यू में पूछ लेगा कि भाई तेरा कितना आया था रिजल्ट में, तब बता दूंगा इसको। ठीक है, नहीं तो पहले ही देख के मुंह देख के ही भगा देगा। इसलिए ये जरूरी नहीं रहता कि आप परसेंटेज लिखो एजुकेशन का ये जो कॉलम है, बट अगर आप लिख दे तो मान लो आपको 80-90% आए हैं तो आपको लिखना चाहिए, अच्छा दिखेगा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, तो ये कुछ कॉलम रहते हैं। तो सबसे पहले आप ईयर लिख देना, फिर एग्जामिनेशन लिख देना कि कौन से मतलब एग्जामिनेशन दी थी। जैसे मान लो 1994 में आपने हायर सेकेंडरी जो है मतलब 12th की जो HSC की जो एग्जाम है वो थी,
वो दी थी जिसके अंदर आपको 93.17% आए थे, इतने परसेंटेज आए थे। कौन से इंस्टीट्यूशन से दिया था, मतलब कौन से कॉलेज से दिया था, तो आपने एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल मुंबई जो है वहाँ से आपने मतलब दिया था ये, मतलब जो एग्जामिनेशन है HSC का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने एग्जामिनेशन दी थी वो थी BE का, मतलब बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने कोर्स किया था, वहाँ पर आपको 89% आए थे 1998 में। ठीक है, ये कौन से इंस्टीट्यूशन से किया था, तो ये आपने किया था मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने इस यहाँ से किया था। उसके बाद आप एक और डिग्री भी, मतलब जितनी भी डिग्री, अगर मान लो आप ये देखो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया रहेगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, तो आपको खुद से कोई भी डिग्री बता देनी है। अगर मान लो कोई मतलब जॉब है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इससे रिलेटेड है, तो आप टेक बैकग्राउंड वाले कुछ बेसिकली जो डिग्रीज रहेंगी, ग्रेजुएशन या फिर जो भी रहेंगी डिग्रीज, वो सारी लिख सकते हो कि आपने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिकली इतना साल का कोर्स किया था, ग्रेजुएशन की है, आपके पास के अंदर 98% आ गए थे, 89% आ गए थे, 91% आ गए थे, वो सारी चीज़ें आपको बतानी रहती है। ठीक है, तो एजुकेशन में आपको बताना रहता है, ईयर बता दो कि कौन से साल में एग्जामिनेशन दी थी, उसके बाद ये बता दो कौन सा एग्जामिनेशन दी थी, कि HSC का एग्जाम दिया था, ग्रेजुएशन का दिया था, या फिर मास्टर का दिया था, किस चीज़ का दिया था, तो वो बता दो एग्जामिनेशन में। उसके बाद चाहो तो डिवीजन बता सकते हो, ऑप्शनल रहता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन बता दो कि कहाँ से एग्जामिनेशन दिया था, मुंबई यूनिवर्सिटी से दिया था, या फिर आपने किसी पर्सनल प्राइवेट कोई कॉलेज है वहाँ से आपने दिया था, कहाँ से दिया था ये वो आपको बता देना है। उसके बाद परसेंटेज, ये आपको कितना परसेंटेज आया था। ठीक है, परसेंटेज भी ऑप्शनल रहता है, चाहो तो बताओ, नहीं भी बता दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉर्मली नहीं बताया जाता है परसेंटेज, क्योंकि ज़्यादातर लोग को अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि 60-70% आए, क्या बताओ, इससे अच्छा इंटरव्यू में पूछेगा तो वही बता दूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शनल रहता है, आप चाहो तो बता सकते हो, अच्छा दिखेगा। 93-94% लिखोगे तो अच्छा दिखता है। ओके, तो ये आप एजुकेशन के बारे में लिख दोगे कि आपको ये एजुकेशन मिला है। उसके बाद अब यहाँ तक देखोगे तो आपका पर्सनल डाटा जो रहता है वो एंड हो जाता है, इतना ही देखोगे तो मेन कंटेंट रहता है एक रिज्यूमे के अंदर। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बोल सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ताकि जो बेसिकली जो भी आपका एम्प्लॉयर रहेगा वो थोड़ा बहुत खुश हो जाएगा आपसे कि हाँ भाई ये कुछ अलग आदमी है। ठीक है, उसके अंदर आप ये बता सकते हो कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिली थी। और देखो स्कॉलरशिप किसको मिलती है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा ज़्यादा अच्छा आदमी रहता है। ठीक है, मतलब जो थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा उसको टैलेंट कुछ रहता है उसके अंदर, तब उसको स्कॉलरशिप मिल पाती है। या फिर मान लो आपको कोई अवार्ड मिला था, कोई मान लो आपको मेडल मिला था, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो कि मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर मेरे को ये 3rd ईयर का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर मतलब आप कोई भी अवार्ड के बारे में ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये बता सकते हो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इतने साल का, आपने किस एरिया से ट्रेनिंग ली थी, आप ये बता सकते हो कि मैंने ये, मान लो जैसे अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग का कोई काम है तो आप ये बता सकते हो कि मैंने ये मतलब कोई थी इंस्टीट्यूशन, यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी, 2 साल की 3 साल की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से मैंने सीखा है, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, मैंने 2 साल किसी दूसरी कंपनी में काम भी किया था, वहाँ पर मैं एक अच्छी खासी पोस्ट पे भी था, वहाँ पर मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। ये सारी चीज़ें आप बताकर मतलब बता सकते हो मैं अपने बारे में। ठीक है, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो सबसे पहले देखो क्या रहता है रिज्यूमे के अंदर, आपको मेन इतना याद रखना है कि पहले पर्सनल डिटेल डाल दो, नाम, पता, एज, उम्र, मतलब उम्र डाल दो, मैरिटल स्टेटस डाल दो, शादीशुदा हो कि सिंगल हो। ठीक है, उसके बाद ये बता सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि लैंग्वेज आपको कौन सी भाषाएं आती है, आप कहाँ के हो, भारत के हो कि विदेशी हो। उसके बाद आप एजुकेशन बता दो, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल खत्म हो जाती है। उसके बाद चाहो तो कोई अवार्ड आपको मिला था, कोई स्कॉलरशिप मिली थी, या फिर कुछ भी आप कोई अचीवमेंट है, अगर आपको मान लो आपको कोई मेडल मिला था किसी चीज़ में, तो बस वो सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हो, कहाँ से आपने ये सारी मतलब बेसिकली जो भी काम है उससे रिलेटेड कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है, पहले कोई मान लो कोई कॉलेज से या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से ली है, कोई कोर्स किया था, तो वहाँ से आपको बता सकते हो कि ये मैंने किया था, इससे मेरे को मतलब ये ट्रेनिंग का मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हो, तो आप नहीं भी बताओगे तो फिर चलता है कि हाँ भाई मैं तो फ्रेशर आदमी हूँ। ठीक है, बट बता देना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कंपनी में 1 साल तक काम किया था। ओके, तो बेसिकली इस तरह का हमारा रिज्यूमे रहता है। अब देखो जब भी रिज्यूमे लिखो या फिर आपका लेटर जब लिखो, तो देखो उसको एक बॉर्डर से कवर कर देना। जैसे इसमें कैसे साइड साइड में देखो बॉर्डर बनाया, बॉक्स बना दिया। ठीक है, देखो ये जो बेसिकली दो इसके जो हिस्से वो एक ही हिस्से थे, बट आपको क्लियर दिखाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया 2 टुकड़ों में।
तो एक ही हिस्से, ठीक है। तो आपको ऐसे बॉक्स बनाकर इसको बॉर्डर कर देना है, बॉर्डर के अंदर मतलब इसको अच्छे से मतलब सजा धजा कर रखना है, ठीक है, ताकि खुश हो जाए सामने वाला और आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। ओके, एंड जो हमारा एप्लीकेशन लेटर होता है उसको भी थोड़ा ऐसे बॉक्स बना देना चाहिए साइड में, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाया है मैंने, बट आपको बनाना चाहिए साइड में, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे वो। ओके, तो साइड में बॉर्डर आपको दे देना है। तो इस तरह का जॉब एप्लीकेशन लेटर और रिज्यूमे होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब कई बार पेपर में देखो आपसे पूछा जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो, या फिर मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो, या फिर सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। इस तरह से बोला जाएगा और बोला जाता भी है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा बोला जाएगा कि राइट डाउन द जॉब एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा आपको। तो ऐसे टाइम पर आपको ये फॉर्मेट याद कर लेना है और इस हिसाब से आपको बेसिकली जो भी एप्लीकेशन रहेगा वो लिखना रहेगा, ठीक है। तो देखो फुल ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है। देखो बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि देखो सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिख देंगे, फिर उसके नीचे डेट लिखेंगे, फिर जिसको हम एड्रेस मतलब जिसके पास भेज रहे इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी चिट्ठी भेज रहे हैं हम लोग, तो उसका एड्रेस लिख देंगे, रिसीवर का एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद बेसिकली हम डियर सर लिखकर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम अपना मैसेज लिख देंगे, फिर उसके बाद वही यूअर ट्रूली, उसके बाद अपना नाम लिख दो, उसके नीचे सिग्नेचर जो भी नाम है हमारा, और उसके बाद इनक्लोजर दे दो, खत्म कहानी, ठीक है। तो इसको फुल ब्लॉक फॉर्मेट बोला जाता है, ठीक है। और फुल ब्लॉक फॉर्मेट बेसिकली देखोगे तो ये जो बेसिकली जितने भी हमारा फॉर्मेट ये पहला वाला फुल ब्लॉक फॉर्मेट का एक तरह से देखोगे तो पूरा एक ही लाइन के अंदर आता है, ठीक है। एक बॉक्स की तरह पूरा बन सकता है, एक सीधा सीधा लाइन के अंदर आता है, तो इसलिए इसको फुल ब्लॉक फॉर्मेट बोला जाता है। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि देखो ये जो फुल ब्लॉक फॉर्मेट होता है ये पूरा का पूरा लाइन में आता है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लाइन में आती है। अब मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है तो देखोगे तो ये जो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट होता है उसके अंदर बस हम इतना ही करते हैं कि ये जो दो चीजें होती है, यानी ये जो डेट है और ये जो बेसिकली यूअर ट्रूली वाला जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, यूअर ट्रूली जिसके नीचे हम अपना नाम लिख देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो यही जो दो चीजें हैं इनका ही बस जगह चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, ठीक है, एज इट इज सेम रहता है, कोई फर्क नहीं रहता बाकी चीजों में। तो ये हमारा बेसिकली मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट होता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि देखो फुल ब्लॉक फॉर्मेट कैसा होता है, तो उसके अंदर सारी चीजें सीधी सीधी रहती है कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखो, फिर डेट लिखो, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखो, उसके बाद सॉल्यूशन लिखो डियर सर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, फिर मैसेज लिख दो, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दो कि यूअर ट्रूली, उसके बाद नाम लिख दो, उसके बाद एनक्लोजर डाल दो, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही सारी चीजें रहेगी, बस फर्क कितना रहेगा, इसके अंदर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है कि जो डेट है उसको लेफ्ट से राइट कर देना है, और जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है हमारा यूअर ट्रूली वाला, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, उसको भी हम लेफ्ट से राइट कर देंगे, ठीक है, और सिग्नेचर भी जो है उसको भी लेफ्ट से राइट कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मॉडिफिकेशन इसके अंदर होता है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में। तो आपको अगर मान लो बोलता है जॉब एप्लीकेशन जो है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो, तो आपको बस यही करना है कि ये इस फॉर्मेट में लिखना है कि एड्रेस जो रहेगा वो ऊपर लिख दो, डेट को बस लेफ्ट के बदले में राइट में लिख दो, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। और जब आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज डालोगे यानी कि यूअर ट्रूली लिखोगे तो उसको लेफ्ट में मत लिखना, बस राइट में लिख देना, और उसके नीचे नाम लिख देना, मतलब सिग्नेचर कर देना, नाम अपना लिख देना, और फिर जैसे बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो मॉडिफाइड ब्लॉक में क्या होता है, तो बस यही दो चीजें जो रहती है अपनी जगह चेंज कर देती है, डेट अपना जगह चेंज कर देता है, और वो जो यूअर ट्रूली वाला रहता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज वो अपना जगह चेंज कर देता है, और उसके साथ में जो सिग्नेचर है वो भी चेंज कर लेता है अपना जगह, लेफ्ट से राइट हो जाता है। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है कि मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है, तो इसके अंदर डेट और कम्प्लीमेंट्री क्लोज को हम लेफ्ट से राइट में चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। अब यहां तक आपको मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट समझ आ गया। उसके बाद एक तीसरा टाइप होता है जो होता है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक है। अब सेमी ब्लॉक फॉर्मेट मतलब क्या कि ये आधा ब्लॉक फॉर्मेट है और आधा ब्लॉक फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो देखो बेसिकली इसके अंदर करते हैं हम लोग क्या है कि देखो कुछ चीजें जो है, जैसे अब देखो ये जो ब्लॉक फॉर्मेट हमारा था, मतलब बेसिकली मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में हमने क्या किया था, देखो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट जो हमारा था इसके अंदर हमने डेट का जगह चेंज कर दिया था, और बेसिकली जो हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज था और सिग्नेचर था उसका जगह चेंज कर दिया था, ठीक है। तो सारी चीजें सेम रहती है, डेट भी मतलब डेट का वैसे का वैसे ही जगह चेंज रहता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो रहता है हमारा यूअर ट्रूली उसका भी जगह लेफ्ट में से राइट में रहता है, मतलब कह सकते हो सप्लीमेंट्री जो हमारा ये मॉडिफाइड ब्लॉक जो फॉर्मेट है इसके अंदर और थोड़ा बहुत हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब सारी चीजें सेम रहती है, सिमिलर रहती है, बस फर्क इतना रहता है कि देखो यहाँ पर हम बस इतना कर देते हैं कि जो सेंडर का एड्रेस रहता है यानी जो मैसेज भेज रहा है उसको हम बीच में लिख देते हैं, यानी ऊपर टॉप में बीच में लिख देते हैं कि सेमी, मतलब एक तरह से याद रख सकते हो बीच में रख देते हैं, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में जो सेंडर का एड्रेस होता है उसको हम बीच में रख देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, और फर्क इतना बस रहता है कि जो डियर सर वाला हिस्सा रहता है ना, यहाँ पर देखो सैलेशन जो है डियर सर उसके
बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो ब्लॉक फॉर्मेट होता है, फुल ब्लॉक और मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में। लेकिन ये जो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा उसको हम डियर सर से पहले लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मली देखो, अब जब आप 11-12 में रहते थे तो कैसे आप लिखते थे, कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते थे तो पहले आप डियर सर नहीं लिखते थे, ठीक है, पहले आप सब्जेक्ट लिख देते थे, उसके बाद डियर सर लिखते थे, उसके बाद अपना मैसेज चालू करते थे। तो वैसे ही आपको करना है कि आप जैसे ही आप मान लो रिसीवर का एड्रेस लिख देते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है कि काय को आप मतलब बेसिकली ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आपको ये डियर सर सलेशन जो है वो लिख देना है, उसके बाद मैसेज चालू कर देना है, ठीक है। और मैसेज कैसे चालू करना है, तो देखो, जब भी आप डियर सर या फिर मैडम लिखते हो तो जैसे जहां से डियर सर मैडम खत्म हो जाता है उसका एक लाइन छोड़कर आपको वहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैसेज का शुरुआत करनी है। ओके, मे भी आपको ये समझ आ गया। और बाकी सारी चीजें सेम रहती है, मतलब सेमी ब्लॉक हमारा मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट जो है उसके अंदर बस हम इतना चेंज कर देते हैं कि जो सेंडर का एड्रेस जो है उसको हम बीच में डाल देते हैं, और जो सब्जेक्ट और सलेशन का जो पोजीशन है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऊपर डाल देते हैं, सलेशन को नीचे डाल देते हैं, और कोई फर्क नहीं रहता। ओके, तो वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, फुल ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर हम सारी चीजें एक लाइन में रखते हैं, यानी एक ब्लॉक की तरह, एक बॉक्स के जैसा एक सारी चीजें लाइन में रख देते हैं। मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में क्या करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर बस डेट को लेफ्ट से राइट कर देते हैं, और बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसको लेफ्ट से राइट कर देते हैं, मतलब दो चीजों को लेफ्ट से राइट कर देते हैं, और साथ में सिग्नेचर भी हो जाता है, नाम भी, बस यही दो चीज को करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। अब सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है, तो हम जो भी हमने मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में किया था बस उससे और एक स्टॉप हमें आगे बढ़ना रहता है कि अब हम सेंडर का जो एड्रेस है उसको बीच में कर देते हैं, और सब्जेक्ट और सलेशन की जो पोजीशन है उसको अपोजिट कर देते हैं, यानी सलेशन को हम नीचे कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऊपर कर देते हैं, बस बाकी सारी चीजें सेम रहती है। ओके, सो मे भी आपको ये सेमी ब्लॉक फॉर्मेट और ये सारी चीजें समझ आ गई है। ओके, तो जब भी आप जॉब एप्लीकेशन लिखोगे और अगर आपको बोलता है ये सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिख दो, तो ऐसे टाइम पर आप सारी इन्फॉर्मेशन वही सारी चीजें लिखोगे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो जॉब एप्लीकेशन बताया था, ये वाला जो जॉब एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट है, इसी को आप लिखो। फॉर्मेट नहीं, बेसिकली ये जो जॉब एप्लीकेशन है इसी को आप लिखोगे, बस उस फॉर्मेट लिखोगे कि अगर मान लो सेमी ब्लॉक फॉर्मेट बोलता है तो ये जो सेंडर का एड्रेस है इसको बीच में डाल देना, आप ये जो डेट है इसको राइट में डाल देना, और बेसिकली ये जो रिसीवर का एड्रेस है ये तो लेफ्टी में रहेगा। उसके बाद डियर सर जो है वो रहेगा नीचे, और बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो जाएगा ऊपर, डियर सर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारे मैसेज जैसे सारी चीजें सेम रहेगी, बस ये यहाँ पे जो नीचे हमारा यूआर ट्रूली वाला जो है, मतलब बेसिकली यूआर फेथफुली जो हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसको हम राइट में कर देंगे, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। उसके साथ में सिग्नेचर जो रहेगा वो भी राइट में आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से बस आपको फॉर्मेट को चेंज करना है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के फॉर्मेट रहते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, याद रखना। और कभी कभार ऐसा भी बोलता है पेपर में कि कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट, अब ये कौन सा फॉर्मेट होता है, तो देखो ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट को ही कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट बोला जाता है, तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। तो ओके, तो ये बेसिकली जॉब एप्लीकेशन का हो गया। मैं भी आपको समझ आ गया जॉब एप्लीकेशन क्या होता है। अब देखो, जॉब एप्लीकेशन के बाद तीसरा जो लेटर होता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अब मान लो आपने जॉब एप्लीकेशन भेज दिया कंपनी को, ठीक है। अब जैसे ही आप जॉब एप्लीकेशन भेज दोगे ना अपनी कंपनी को, तो उन लोग आपको बेसिकली एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, जिसको आप अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, कि मतलब कंपनी को आपको लेटर अच्छा लगा, उन्होंने आपका रिज्यूमे देखा, डॉक्यूमेंट देखा, सब पसंद आ गया, उन लोग चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में काम करो। तो ऐसे टाइम पर वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे कि आप हमारी कंपनी में इतने तारीख से आ सकते हैं। अब ऐसे टाइम पर आप उनको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हो, मतलब बेसिकली एक तरह से कंफर्मेशन लेटर भेजते हो, ठीक है मैं आऊँगा आपकी कंपनी में, ठीक है। तो उसी को एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बोला जाता है, बेसिकली आप इसे एक्सेप्टेंस लेटर भी बोल सकते हो। तो इस लेटर का फॉर्मेट क्या रहता है, तो देखो ये लेटर का भी फॉर्मेट सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत का फर्क रहता है कि देखो सबसे पहले हम अपना वही एड्रेस लिख देते हैं, मतलब बेसिकली हम अपना पर्सनल खुद का जो एड्रेस रहेगा वो लिखेंगे, फिर डेट लिख देंगे कि भैया डेट क्या है। उसके बाद जो सामने वाले का जो एड्रेस है, मतलब जो हम कंपनी को भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख देंगे ताकि उसके पास वो चिट्ठी पहुंच सके। उसके बाद सलेक्शन डालेंगे कि मतलब बेसिकली सर, डियर मैडम, जो भी रहेगा सलेक्शन डाल दो। बस फर्क इतना रहता है, इसके अंदर हम सब्जेक्ट जो रहता है वो नहीं डालते, ठीक है। सब्जेक्ट छोड़कर सारी चीजें सेम रहती है, जो हमारा फुल ब्लॉक फॉर्मेट रहता है उसी के अंदर आपको ही लिखना रहता है, ठीक है। बट अगर बोल दिया कभी कि सेमी ब्लॉक या फिर अगर मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो तो आप उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्क बस इतना रहेगा, आपको सब्जेक्ट जो है इसके अंदर नहीं लिखना रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट की बात ही नहीं रहती। यहाँ पर बस आपको इतना बोल देना है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थैंक यू फॉर योर ऑफर लेटर डेटेड में, जो भी डेट रहेगा वो लिख सकते
सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस जॉब में बेसिकली ये फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लिखना क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो ऊपर तो सेंडर का जो मतलब जो भी मैसेज भेज रहा है उसका एड्रेस रहेगा। उसके नीचे चाहो तो आप कॉल या फिर ईमेल एड्रेस दे सकते हो, नहीं भी देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप नीचे डेट लिख देना कि आप किस तारीख को ये मैसेज भेज रहे हो, चिट्ठी भेज रहे हो। उसके बाद जब आप ये डेट लिख देते हो, उसके बाद आपको जो भी रिसीवर रहेगा उसका डेट लिख देना कि जिसको आप चिट्ठी भेजना चाहते हो, सैलेशन दे देना सर, डियर सर। उसके बाद आप देखो मेन मैसेज आता है, मैसेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो देखो सबसे पहले आपको थैंक यू कर देना है, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो अप्रिशिएट कर देना है कि थैंक यू, आपने मुझे अपनी कंपनी में काम दे दिया। आपका ये जो लेटर था मतलब मई 29 2008 को ये मेरे को ये मतलब लेटर मेरे को मिल गया, ठीक है। आपको बेसिकली जो भी आप जिस दिन को ये लेटर भेज रहे हो उससे पहले 2-3 दिन या फिर एक हफ्ते पहले का आपको ये डेट डालना है कि मतलब आपको 2-3 दिन पहले ही आपको ये लेटर मिला है और आज आप ये लेटर का एक्सेप्टेंस भेज रहे हो कि हाँ ठीक है मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो आप ये ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो कि ऑफरिंग मी द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट इन योर पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी कंपनी में आपने मुझे ये पोस्ट दी तो इसके लिए थैंक यू। मैं आई एम प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑन द टर्म्स स्टेटेड इन योर लेटर एंड, मतलब आप जो भी टर्म्स एंड आपकी कंडीशन है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ आपकी मतलब कंपनी की जो भी है। एंड मैं कंफर्म करता हूँ, आई कंफर्म दैट आई कैन कमेंस, मतलब मैं आपकी कंपनी में आ जाऊँगा 15 जून 2008 से, ठीक है। तो आप मतलब बेसिकली आप ये करते हो। सो उसके आगे आप लास्ट में ये लिख सकते हो कि आई अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट एफर्ट, कि आप मेरे मतलब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए हॉनेस्टली के साथ में और आप मतलब उससे खुश रहोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बता देनी है। तो बेसिकली आप देखो इसके अंदर मेन चीज़ आपको क्या लिखनी रहती है। एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर सबसे पहले आप ये थैंक यू बोल दो कि भैया हाँ थैंक यू, आपने मेरे को ये पोस्ट दे दी, आपको ये लेटर जो है मेरे को मिल गया था, मतलब जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर था मुझे 29 में जो मतलब जो भी आप जिस दिन को लेटर भेज रहे हो उससे 2-3 दिन पहले का डेट लिख देना, ठीक है। कि मेरे को ये डेट जो है इस तारीख को मेरे को आपका ये लेटर मिल गया था, एक्सेप्ट मतलब लेटर मिल गया था आपका अपॉइंटमेंट लेटर कि आप मेरे को अब काम दे रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे को एक पोस्ट देना चाहते हो। तो आपके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आपकी कंपनी के, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं 15 जून 2008 से आपकी कंपनी में आ जाऊँगा काम करने के लिए, ठीक है। जो भी डेट डालना चाहो डाल सकते हो। उसके बाद ये लिख सकते हो कि मैं अश्योर करता हूँ कि मैं मेहनत से काम करूँगा आपकी कंपनी के अंदर, आप उससे खुश रहोगे, ठीक है। मैं अपना बेस्ट एफर्ट डालूंगा। तो इस तरह से आप मतलब बोल सकते हो। उसके बाद लास्ट में यूर फेथफुली लिखकर आप अपना सिग्नेचर डाल दो। इसमें इनक्लोजर डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें रहती है। तो देखो एक्सेप्टेंस लेटर के अंदर आपको 2 चीज़ें डालने की जरूरत नहीं रहती, स्किप हो जाती है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहला तो होता है सब्जेक्ट डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे जो एनक्लोजर होता है वो आपको कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हट जाती है। और अगर आपको बोलता है पेपर के अंदर कि आप इस फॉर्मेट में लिखो, इसको सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में या फिर इसको मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में लिखो, तो आपको बस वही फॉर्मेट को याद रखना है कि अगर मान लो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में बोलता है तो आपको डेट की जगह जो है वो राइट में कर देनी है और जो बेसिकली यूर फेथफुली और जो सिग्नेचर की जगह उसको राइट में कर देनी है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेमी ब्लॉक में बोला तो सेंडर का एड्रेस फिर बीच में कर देना और जो डेट रहेगा वो तो राइट में ही रहेगा। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस फर्क इधर अब देखो सब्जेक्ट का भी जगह चेंज होने वाला नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। और यूर फेथफुली वाला जो है और जो सिग्नेचर है वो राइट में रहेगा। ओके, तो आप इसी तरह से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो अगर फॉर्मेट चेंज करने को बोलता है कि इस फॉर्मेट में लिखो। ओके, तो आपको इस तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर लिखना रहता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा टाइप होता है बिजनेस लेटर का, वो होता है इंटर ऑफिस मेमो। और इसकी काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस रहते हैं ये आने के पेपर में, बट फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मान लो कोई कॉलेज है अपने आप को ज़्यादा शाना समझता है कि चलो मैं तो यही वाला पूछूंगा, तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो लिख सकते हो। बट क्योंकि देखो पेपर के अंदर आपको 5 आउट ऑफ 4 लिखने रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पूरे 5 के 5 ही लिखो, तो आप इससे ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो। बट लेकिन बहुत आसान रहता है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं रहता इसके अंदर, बस आपको इतना लिखना रहता है कि देखो, क्योंकि देखो ये जो इंटर ऑफिस मेमो रहता है इसके अंदर करना क्या रहता है पहले ये समझो। इंटर ऑफिस मेमो का मतलब होता है ये वो लेटर होता है जो आप अपनी ऑफिस के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी दूसरे पर्सन को दे रहे रहते हो। मतलब जैसे मान लो अचानक से कोई मीटिंग आ गई, ठीक है, तो अब मीटिंग आ गई तो अचानक से आप सारे जितने भी मेंबर्स रहेंगे, मान लो मीटिंग के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स को बुलाना है या फिर एम्प्लॉयज़ को बुलाना है, तो उन लोगों को आप तुरंत जो है एक बेसिकली लेटर लिखकर भेज दोगे ईमेल करके या फिर कैसे भी ईमेल। मान लो आप पुराने ज़माने में रहते हो तो उस टाइम पर आप जाकर चिट्ठी दोगे, ठीक है। तो अगर आप
नए ज़माने में हो तो अभी मान लो जैसे अभी के टाइम पर ईमेल भेजा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, ईमेल में सबको फटाफट से भेज देंगे, तो उसको हम ऑफिस मेमो बोलते हैं कि कोई अर्जेंट काम है, मान लो कोई मीटिंग है या फिर कुछ अरेंजमेंट करनी है, तो उसके लिए जब हम कोई मेमो भेजते हैं, मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट लेटर भेजते हैं, तो उसको ऑफिस इंटर ऑफिस मेमो बोला जाता है। ओके, तो देखो इसके अंदर लिखते क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि ये जो इंटर ऑफिस मेमो है ये भेजना किसको है, ठीक है, किसको भेजना है ये लिख दे। क्योंकि देखो जब भी आप ईमेल लिखते हो तो वहाँ पर पहले टू लिखा रहता है कि आप किसको ये भेजना चाहते हो, उसकी ईमेल आईडी लिख दो। उसके बाद फ्रॉम लिखा रहता है कि आप कौन भेज रहा है इस ईमेल आईडी को। तो वैसे ईमेल जैसा ही सेम रहता है कि यहाँ पर आपको पहले टू में जो भी जिसको भी भेज रहे हो उसका नाम लिख दो। उसके बाद फ्रॉम में अपना नाम लिख दो कि कौन भेज रहा है, मतलब किसके द्वारा ये जो इंटर ऑफिस मेमो है ये भेजा जा रहा है। उसके बाद देखो राइट साइड में आपको डेट लिख देना है, तारीख, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखा है, बट जनरली आपको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहिए, आपको वही मंथ वाला जो है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। बट चाहो तो इस फॉर्मेट में इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आपके बुक में इस ऑफिस इंटर ऑफिस मेमो में दिया गया है। बट मत इस्तेमाल करना, क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है वो इससे ज़्यादा मतलब सही नहीं रहता ये, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना जो भी जैसा अब ये तीसरा महीना है तो थर्ड मंथ भी आप लिख सकते हो। अगर आपको महीना का नाम याद नहीं आता या फिर स्पेलिंग नहीं आती, आप गवार आदमी हो, तो ऐसे टाइम पर आप थर्ड मंथ भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो डेट लिख देना राइट साइड में। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो कि किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हो, कि अरेंजमेंट फॉर द बोर्ड मीटिंग, आपको बोर्ड मीटिंग करवानी है इसलिए आप उसके लिए ये लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, दिस इज टू बी इन्फॉर्म यू ऑल द फॉलोइंग अरेंजमेंट आर मेड, की मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि हम 11 o'clock को बोर्ड मीटिंग करवा रहे हैं। उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें की अरेंजमेंट की गई है, आपको आना है 11 बजे, आपको मतलब बताने के लिए ये बेसिकली लेटर रहता है। ओके, तो यू शुड हैपन टू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज कॉल ऑन, कि अगर आपको और कुछ जानना रहेगा इससे रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप सिग्नेचर चाहो तो डाल सकते हो, ऑप्शनल रहता है ये सिग्नेचर, नहीं भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बस इतना ही रहता है हमारा इंटर ऑफिस मेमो में। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ये पेपर में काफ़ी कम चांसेस रहते हैं पूछ ले, बहुत ही कम चांसेस रहता है, बट फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लेटर होता है वो होता है रिजाइग्नेशन, ठीक है। अब इस लेटर के अंदर देखो क्या होता है। ये जो लेटर होता है बेसिकली ये लेटर वो होता है कि अगर मान लो आपने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं खुद की एक कंपनी खोल देता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ रोज़ इस कंपनी में जाता हूँ, मेरे को ये 10,000 रुपये देता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इसका रोज़ प्रॉफिट भी होता है, लेकिन मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये मिलता है। एक काम करता हूँ, मैं खुद की कंपनी खोल देता हूँ, वहाँ पे कमाऊंगा, वहाँ पर पैसे मिलेंगे दबा कर। तो आपने सोचा एक काम करता हूँ, इस कंपनी को छोड़ देता हूँ, इधर काम करना छोड़ देता हूँ, तो ऐसे टाइम पर आप उस कंपनी से रिज़ाइन करोगे। तो उस रिज़ाइन के लिए आप एक लेटर लिख कर दोगे, एप्लीकेशन, कि मुझे रिज़ाइन करना है, इस कंपनी से बाहर निकलना है, ठीक है। तो उस लेटर को ही हम रिज़ाइनेशन लेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये याद रखना, जब भी आप लेटर लिखते हो तो हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप लेटर की वर्डिंग करते हो तो वहाँ पर आप पोलाइट रहो, यानी थोड़ा ऐसे शांति से प्यार से बात करो, ऐसे रूड नहीं कि आया तुम्हारी कंपनी बेकार है, मेरे को तुम्हारे इधर काम नहीं करना है। आप ऐसे बोलो कि मैं काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपके साथ काम करते हुए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में जाऊँ, मुझे बहुत बुरा लगा कंपनी से जाते हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मतलब ये मेरी एक्सेप्ट कर लो, मेरी रिजाइनेशन लेटर, और मैं 1 महीने बाद आपकी कंपनी छोड़कर मैं उस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से मतलब पोलाइटली बात कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक नहीं होता है तो नहीं। ओके, तो इस तरह से रिजाइग्नेशन लेटर इस होता है, ठीक है। सो देखो इस रिजाइग्नेशन लेटर में लिखना क्या क्या चीज़ें रहती है। तो देखो सबसे पहले तो हम अपना नाम एड्रेस लिख देंगे, भैया ये लेटर भेज कौन रहा है। तो देखो जब भी, क्योंकि ये कंपनी के अंदर ही आपको भेजना है, किसी दूसरे विदेश में आपको तो भेजना नहीं कि वहाँ पर आप पूरा एड्रेस लिखोगे जिला विला का। तो यहाँ पर आपको बस इतना लिखना रहता है कि आप अपना नाम लिख दो, आपकी पोस्ट लिख दो, और बेसिकली आप कौन सी कंपनी हो उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे कि यहाँ पर दिया है मिस्टर आदित्य रानाडे, ठीक है, आपका नाम लिखो, फिर आप कौन से पोस्ट पे हो, तो HR मैनेजर हो और सेरा एक्सपोर्ट पे काम करते हो, तो आप ये लिख दो कि मिस्टर अद्वदी रनाडे HR मैनेजर सेरा एक्सपोर्ट। आप इतना लिख दो, मतलब हो गया आपका मतलब सेंडर एड्रेस, ठीक है, कि ये कौन भेज रहा है ये रिसाइनिंग लेटर, ठीक है। आप ये लिख दिए। उसके बाद आपको डेट लिख देनी है, वही फॉर्मेट जैसे आप नॉर्मल फॉर्मेट रहता है कि उसके नीचे फिर डेट लिख दो। यहाँ पर थोड़ा आपको फॉर्मेट गलत दिखता होगा कि बाजू में डेट लिख दिया गया है, तो उसको थोड़ा मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो डेट उसके नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल फॉर्मेट रहता है वही हिसाब से कि डेट फिर उसके नीचे लिख दो कि किस तारीख को आप रिजाइग्नेशन दे रहे हो। उसके बाद देखो उसके नीचे फिर जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, जो भी हमारा रिसीवर है उसका एड्रेस लिख दो कि जैसे आप मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर को भेज रहे हो सिरा एक्सपोर्ट का, तो उसका नाम लिख दो, या फिर बेसिकली वो लिख दो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर सिरा एक्सपोर्ट। ओके, तो वो वहाँ पर लिख दो, ठीक है।
अब चाहो तो उसका नाम भी देख सकते हो, नहीं भी लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है, अब आपको डियर सर लिख देना है, यानी कि वही सेलेक्शन दे देना है। ओके, अब सेलेक्शन लिखने के बाद अब आपको डायरेक्टली मैसेज स्टार्ट करना है, ठीक है, कि हाँ भाई मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को रिजाइन लेना है इस कंपनी से, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आई हैव एक्सेप्टेड अ न्यू पोजीशन एज HR मैनेजर विद, मतलब कोई भी कंपनी हो गई, मान लो जैसे कि मान लो एक कपिल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी कंपनी है, तो वहाँ पर मुझे नया एक HR मैनेजर के लिए पोजीशन के लिए एक्सेप्ट मतलब ऑफर आया है, तो इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ कंसीडर दिस एज माई ऑफिशियल लेटर ऑफ रिजाइनेशन, कि मतलब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि मैं ये रिज़ाइन करने के लिए लेटर आपको दे रहा हूँ। माई लास्ट डे ऑफ वर्किंग हियर विल बी, कोई भी आप डेट दे सकते हो, मान लो आप कि आप 1 महीने बाद जाना चाहते हो, 21 दिन बाद जाना चाहते हो, तो कोई भी डेट दे दो, थोड़ा हिसाब से देना कि जिस दिन आप रिज़ाइन दे रहे हो उसके 21 दिन बाद आप जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मान लो आप 1 तारीख को दे रहे हो, तो हो सकता है आप 22 तारीख का रिज़ाइन दे दो कि विल बी 22 मई, जो भी डेट रहेगा वो लिख दो। दिस विल गिव मी 21 डे, कि जितना भी आपका HR का प्रोजेक्ट रहेगा आपका, वो सारी चीज़ें आप 21 दिन में ख़त्म करके, मतलब बेसिकली कंपनी का भी घाटा ना हो, कुछ लॉस ना हो जाए, इसलिए 21 दिन का मैं आपको टाइम दे दूंगा। 21 दिन में जितने भी मेरे काम रहेंगे मैं खत्म कर दूंगा कंपनी का, उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा काम छोड़ के, ठीक है। तो 21 दिन तक मैं काम करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। तो ये सारी चीज़ आपको बतानी रहती है, ठीक है। तो देखोगे तो ये जो रिजाइनेशन लेटर रहता है, इसके अंदर लिखना क्या क्या चीज़ रहती है मेनली, तो सबसे पहले कौन भेज रहा है मैसेज को, उसको लिखो, कौन रिजाइन कर रहा है। उसके बाद डेट लिख दो, किसके पास ये मैसेज भेजा जा रहा है, लेटर किसके पास भेजा जा रहा है वो लिख दो, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर को भेजा जा रहा है सेल्स और एक्सपोर्ट का। उसके बाद सेलेक्शन लिख दो, डियर सर। उसके बाद मेन इन्फॉर्मेशन मैसेज जो है उसको चालू करो कि देखो सर, मैं मतलब क्या कि मेरे को दूसरी कंपनी से कोई पोजीशन के लिए ऑफर आया है, वहाँ पर मान लो मेरे को HR की पोजीशन मिल रही है मैनेजर की, तो इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, और प्लीज़ कंसीडर करो कि ये जो है मेरा लेटर, ये मतलब बेसिकली एक रिजाइनेशन लेटर है, और मैं कुछ दिनों बाद आपकी कंपनी छोड़ के जाने वाला हूँ, करीब मतलब मान लो 22 तारीख से जाने वाला हूँ, तो आज 1 तारीख है, इसलिए 21 दिन तक का मेरे पास टाइम है। तो जितना भी मेरा HR प्रोजेक्ट रहेगा, मतलब जो भी मैंने आपका काम कर रहा हूँ अभी, प्रोजेक्ट जितने भी आपके चालू है, तो उनको 21 दिन में ख़त्म करके मैं चला जाऊँगा। ओके, तो आई सिंसियरली अप्रिशिएट द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि मतलब मैंने आपके साथ जितने भी साल काम किए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी है। आपकी कंपनी में मेरे काफ़ी सारे कलीग्स है, फ्रेंड्स है, जिनके साथ में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलो, कि मतलब ये ना लगे कि आप रूट तरीके से बोल रहे हो कि कंपनी बेकार है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हो, मतलब कि मतलब मैसेज के अंदर कि भैया मैं काम छोड़ के जाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में यूर ट्रूली लिख देना। देखो यहाँ पर लास्ट में यूर ट्रूली गलत हो गया थोड़ा सा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, बुक के अंदर ही वैसा था, तो आपको बस यूर ट्रूली नीचे लिखकर मतलब सारी चीज़ें आपको सेम लिखनी है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। ओके, तो यूर ट्रूली लिख दो, उसके बाद अपना नाम लिख दो, काम खत्म, ठीक है, सारी चीज़ें खत्म हो जाती है यहीं पर। तो इतनी सारी चीज़ें बस आपको लिखनी रहती है एक रिजाइनेशन लेटर के अंदर। अब इसके अंदर भी आपको बोला जा सकता है फॉर्मेट चेंज करने के लिए। और देखो अगर मान लो आप यहाँ पर मैसेज के अंदर थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हो, तब भी आपको 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आराम से, क्योंकि अगर आप ऊपर की चीज़ें सही लिख देते हो, कि मतलब डेट आपने लिख दिया, आपने सेंडर का लिख दिया, मतलब जगह पे, मतलब सारी स्टेप्स अगर ऊपर के भी फॉलो कर देते हो, तो आपको स्टेप्स के क्योंकि मार्क्स मिलते हैं लेटर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप मैसेज सही से नहीं लिख पाते, यहाँ पर ग्रामर का मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ का मार्क्स मिले ना मिले, ऊपर का मिल जाता है आराम से। तो इसलिए आपको ये रिजाइनेशन लेटर पेपर में आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेटर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लेटर होता है वो होता है रिकमेंडेशन लेटर। अब देखो ये जो रिकमेंडेशन होता है ये भी पेपर के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये बीकॉम को पूछा जाता है, BMS वालों को उतना नहीं पूछा जाता है। तो देखो ये बेसिकली लेटर के अंदर आपको लिखना क्या रहता है, तो रिकमेंडेशन लेटर वो लेटर होता है कि जैसे नहीं रहता है कि मान लो आपका कोई दोस्त है, या फिर आपके साथ मान लो कोई काम करता था दूसरी कंपनी के अंदर, और आप किसी दूसरी कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है। अब वो आदमी जो है आपका दोस्त जो है वो बोल रहा है भाई अपने काम करना, मेरे को अपनी कंपनी में काम लगा दे। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे कि आप अपनी कंपनी से बात करने के लिए एक लेटर लिखोगे कि भैया मैं चाहता हूँ कि ये एक लड़का है जो बहुत अच्छे से काम करता है, मेरे साथ काम करता था, उधर बहुत अच्छे से काम करता था, मतलब उसके पास ये डिग्रियाँ है, देखो कितना पढ़ा लिखा है, काम करो, इसको अपने पास काम पे रख लो, ठीक है। तो वो जो रिकमेंडेशन के लिए लेटर भेजते हैं उसको हम रिकमेंडेशन लेटर बोलते हैं। ओके, सो देखो सबसे पहला जो हमारा ये रिकमेंडेशन लेटर रहेगा, इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी रहेगी। सबसे पहले देखो जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हो, मान लो HR जो रहेगा, जो कंपनी में नई एम्प्लॉय लोग को लेता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, जो एम्प्लॉयज लोग को लेता है, मतलब काम पे रखता है, ठीक है। तो आप क्योंकि उसको मैसेज भेजने वाले हो तो उसका नाम लिख दोगे, मिस्टर जो भी नाम रहेगा उसका लिख दोगे, उसके बाद लिख दोगे
HR मैनेजर है वो। उसके बाद कंपनी का नाम लिख दोगे। ओके, उसके बाद देखो अब ये लिखने के बाद उसके बाद आप डियर सर लिखोगे, वही सैलेशन दे दोगे कि भाई मतलब डियर सर लिखकर इज्जत दे दोगे। तो देखो मैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी रहेगी, तो देखो मैसेज के अंदर आपको बस इतना लिखना रहेगा कि मतलब क्या कि जो भी आपका जिसको भी आप काम पे लगाना चाहते हो तो उसके बारे में आप लिख दो कि देखो भाई मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको अपनी कंपनी में एज अ कोई भी पोस्ट दे दो। ये पहले एक जगह पे काम करता था जहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता था, ठीक है। जैसे पहले फ्रेज में आप ये बता सकते हो, पहले मतलब पैराग्राफ में कि आप ये बता सकते हो कि देखिए सर आपका ये मतलब बेसिकली ये लेटर जो है वो इसलिए लिख रहा हूँ कि मतलब क्या ये जो पर्सन है मिस्टर, मान लो कोई भी नाम है, मिस्टर रवि है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। पहले के टाइम मतलब पहले जो है हमारी कंपनी में ही किसी छोटे पोस्ट में लैब मतलब असिस्टेंट या फिर लैब इंचार्ज का काम करते थे कंप्यूटर सेक्शन के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है इनको इस पोस्ट पे डाल दो, बहुत ज़्यादा काबिल आदमी है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो आप रिकमेंडेशन लेटर बना रहे हो उनके लिए, तो ही वर्केड अस मतलब बता सकते हो कि ये कितने साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, कितना साल का इनको एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। थोड़े बहुत क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हो कि ये इनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पढ़े लिखे हैं और ये कितना अच्छे से काम कर सकते हैं। एज अ पर्सन यू विल फाइंड हिम, मतलब कि आप ये बता सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत तारीफ कर सकते हो कि अगर आप इसको अपनी कंपनी में डाल देते हो, इसको ये पोस्ट दे देते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ख्र होगा, एक तरह से कह सकते हो आपको बहुत फ़ायदे की बात रहेगी आपके लिए अगर आप इसको ये पोस्ट पर डाल देते हो। तो आई विश हिम सक्सेस, मतलब कि अगर आप इसको डाल देते हो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि ये जो है इनको आप ये पोस्ट दे दोगे और ये अपनी मतलब जो ये पोस्ट है ये पा पाएंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यही सारी चीज़ आपको लिखनी रहेगी ये मैसेज के अंदर। ओके, तो आपको इतनी लिखना रहता है मैसेज के अंदर। उसके बाद लास्ट में यू आर ट्रूली लिखकर ख़त्म कर दो अपना रिकमेंडेशन लेटर। ओके, तो इस तरह से आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है अपॉइंटमेंट लेटर। अब अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, तो ये पूछा नहीं जाता उतना पेपर में, बट इसके अंदर लिखना ये रहता है देखो कि अब मान लो आपने कंपनी को जॉब एप्लीकेशन दिया था, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन देने के बाद अब कंपनी जो रहती है, जब आपका जॉब मान लो रिज्यूमे देख लिया, एप्लीकेशन देख ली, लेटर देख लिया, डॉक्यूमेंट देख लिया, उसके बाद अगर आपका वो अगर उस आदमी को लोग पसंद मतलब कंपनी वाले पसंद कर लिया, हाँ ठीक है अच्छा आदमी है इसको काम पे रख लेते, तो ऐसे टाइम पर कंपनी जो रहती है वो एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है सामने वाले को कि आप हमारे पास कंपनी में काम कर सकते हैं, हम इतनी आपको सैलरी देंगे, आप हमारे कंपनी में काम कीजिएगा, आपको हम ये पोस्ट दे देंगे, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाती है लेटर के अंदर, ठीक है। तो इसको अपॉइंटमेंट लेटर बोला जाता है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, तो देखो इसके अंदर भी हम वही सारी चीज़ें लिखते हैं कि सबसे पहले जो भी आदमी रहेगा जिसको ये लेटर भेजा जा रहा है, अब क्योंकि देखो कंपनी वाले भेज रहे हैं तो जो भी रिसीवर है, जो भी जिस पर्सन ने मान लो एप्लीकेशन भरा था, तो अब उसी को हम लोग मतलब वापस से ये रिटर्न में अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजेंगे। तो उस आदमी का हम लोग जो भी आदमी रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, जो भी पर्सन है रिसीवर उसका हम लोग एड्रेस लिख देंगे सबसे ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर बेसिकली जो सेंडर रहेगा, जो कंपनी रहेगी, उनको अपना एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं रहता अपॉइंटमेंट लेटर में, बस सामने वाले का एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सब्जेक्ट लिख देंगे कि किस लिए ये लेटर बनाया गया है, तो अपॉइंटमेंट लेटर है ये एक तरीके का। उसके बाद आप ये लिख सकते हो डियर मिस अनुषा पटेल, मतलब बेसिकली आप इज्जत देने के लिए कि डियर मिस या फिर डियर सर, डियर मैडम, आप जो चाहो वो लिख सकते हो और सामने नाम लिख सकते हो, ठीक है। नाम नहीं भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे जगह पे, बट लिख देते हो अच्छा रहेगा, ज़्यादा कंटेंट बढ़ जाएगा, अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है बेसिकली कि अब थोड़ा बहुत पहले पैराग्राफ में अप्रिशिएट कर देना है कि हाँ थैंक यू, आपने हमारे कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपके पास मतलब ये स्किल है, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि हमारा एनुअल पैकेज कितना रहेगा। सेकंड पैराग्राफ में ये बता दो कि भैया हम सैलरी आपको कितने देने वाले हैं, कि स्टार्टिंग में हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, लेकिन अगर आप टाइम के साथ काम करते रहोगे तो आपको हम इतने लाख रुपए तक दे सकते हैं। आपको छुट्टी कितने दिन की मिलेगी, कितना दिन आपको हम मंथली मतलब साल भर में एक बार मिलता है ना महीने भर की छुट्टी, 25 दिन की हम छुट्टी आपको देंगे। हर हफ्ते आपको कितने दिन काम करने रहेंगे, 6 दिन काम करना है कि 5 दिन, कि 7 का 7 दिन काम करना है, और कितनी दिन छुट्टियाँ माफ़ रहेगी, ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपको काम करना रहेगा, वर्किंग हावर कितना रहेगा, लंच हावर कितना रहेगा, 1 घंटे का लंच हावर मिलेगा या आधे घंटे का मिलेगा या फिर 2 घंटे का मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको सेकंड पैराग्राफ में एक तरह से कह सकते हो जितने भी काम की बातें वो सेकंड पैराग्राफ में बता दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड जो बेसिकली हमारा मैसेज, थर्ड जो पैराग्राफ रहता है मैसेज के अंदर, वहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि बेसिकली देखो हमारी जो कंपनी यहाँ पर सबको मतलब हम मौका देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा कंपनी जो है यहाँ पर लोगों को अच्छी तरीके से लोग काम करते हैं, अगर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं तो उनको
हम प्रमोशन भी देते हैं, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छी तरह से काम करोगे तो आपको आगे चल के हम एडवांस मतलब कह सकते हो बड़ी पोस्ट पे भी हम डाल देंगे। उसके बाद आप लास्ट में ये एक लाइन लिख देना कि बेसिकली क्या कि अब अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ काम करना तो मतलब प्लीज़ कंफर्म कर दो, एक्सेप्ट कर दो, एक एक्सेप्टेंस लेटर भेज दो और ये कह दो कि हम आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं, यानी हमारे जो भी नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको हम फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप ये बता सकते हो कि ये जो लेटर ये कितने तारीख को लिखा गया था, क्योंकि देखो ऊपर लेटर का डेट नहीं बताया गया था, तो इसलिए यहाँ पर बता दिया जाता है कि ये लेटर कितने तारीख को भेजा जा रहा है आपको। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप लिख देते हो तो वहाँ पर यूअर सिंसियरली या फिर यूअर ट्रूली भी लिखा जा सकता है। वो लिखकर अपना जो भी ये लेटर भेज रहा है, मान लो HR मैनेजर भेज रहा है तो वो अपना नाम लिख दे, RH कपूर लिखा गया, तो जो भी नाम रहेगा आप अपना भी नाम लिख सकते हो, तो जो भी नाम रहेगा वो लिख दो, ठीक है। नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप जो चाहे वो नाम लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से एक बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर लिखा जाता है, ओके। उसके बाद देखो अब 8वां जो हमारा बेसिकली टाइप होता है बिजनेस लेटर का, वो होता है मेमो वार्निंग, ठीक है। मेमो वार्निंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये वो वार्निंग होती है, एक तरह का ये भी जैसे कंपनी का जैसे वो था ना इंटर ऑफिस मेमो, ठीक है, तो वैसा ही होता है। बस फर्क कितना रहता है कि देखो वो था कि कोई मान लो कोई जैसे कोई मीटिंग करवानी या फिर कोई अरेंजमेंट करवाना है तो इसके लिए लोगों को मतलब बताने के लिए वो मतलब लेटर भेजा जाता था, ठीक है। बट ये जो मेमो वार्निंग होती है इसके अंदर हम बेसिकली ये जो लेटर होता है ये वार्निंग देने के लिए होता है किसी आदमी को। मान लो कोई आदमी है किसी लड़की को छेड़ रहा था या फिर कोई रूल तोड़ रहा था, कंपनी का कोई रूल ब्रेक कर रहा था, तो ऐसे टाइम पे कंपनी जो होती है उसे डायरेक्ट नहीं निकालती, एक वार्निंग देती है, एक वार्निंग लेटर दे देती है कि अगली बार आपके अगर आप ये करते हो, बेइज्जती करते हो, मतलब ये गलत काम करते हो तो आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाएगा। तो इसलिए आपको मतलब शरीफत से काम करना है, तो इसलिए वो मेमो वार्निंग लेटर उसे बोला जाता है। ये पेपर में कभी भी पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आपको जान लेना चाहिए इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है। सो देखो बेसिकली इस लेटर के अंदर सबसे पहले क्या लिखना रहता है, सबसे पहले तो हम जिसको भी ये लेटर भेज रहे हैं उसको नाम लिख दो कि मिस्टर जो भी मान लो रविंद्र है या फिर जो भी नाम है, रवि, गोपाल, जो भी नाम है वो लिख दो, ठीक है, कि भैया तेरे को ये हम लेटर भेज रहे हैं। तो उसके बाद डियर थोड़ा इज्जत दे दिया जाए, क्योंकि देखो कभी भी लेटर लिखा जाता है तो थोड़ा पोलाइटनेस के साथ ही लिखा जाता है, इज्जत दे दे के, ठीक है, कि डियर मिस्टर रवि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो डियर मिस्टर रवि जो भी नाम रहेगा वो लिख दो। उसके बाद आप मैसेज की शुरुआत कर दो, ठीक है। डेट जो रहता है वो राइट साइड में लिखा जाएगा, डेट को, ओके। तो जो भी मैसेज रहेगा कि देखो हम आपको नोटिस कर रहे हैं कि आपने ये जो मैनेजमेंट के जो रूल्स है इसको ब्रेक किए हैं, तो इसके लिए हम आपको ऑफिस से निकाल भी सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली कि सुपीरियर जो था उन्होंने आपकी ये चोरी जो है वो पकड़ी गई है, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। और ये पूछा कभी नहीं जाता है, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि मैसेज के अंदर बस आपको इतना लिखना रहता है कि मतलब आपने एक गलती की है, हम आपको कंपनी से निकाल सकते हैं, गलतियों के बारे में बता सकते हैं, आपने कौन सी गलती की है, आपने कौन से ब्रेक रूल्स को तोड़ा है, वो सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप पूरा मैसेज कर देते हो उसके बाद लास्ट में बोल देना कि आई होप आप अगली बार ये गलती नहीं करते हो, वरना आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें लिखने के बाद मतलब एक तरह से धमकी दे रहे हो आप। उसके बाद लास्ट में आप यूअर ट्रूली कि आपका शुभ चिंतक हूँ मैं, यूअर ट्रूली, और उसके बाद जो भी HR या फिर कोई भी मैनेजर है, वो जो भी पर्सन जो भेज रहा है वो अपना नाम लिखकर ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो बस इस तरह से एक मेमो वार्निंग लेटर बनता है, ओके। तो ये पूछा नहीं जाता, ये आपको पढ़ो ना पढ़ो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये उतना पूछा नहीं जाता। देखो मैं स्टार्टिंग में जो आपको टिक करके बताए थे ना, वो ही सिर्फ ज़्यादातर चांसेस रहते हैं पेपर में आने के, ये उतने नहीं आते, मेमो वार्निंग ये सारी चीज़ें नहीं आती पेपर में। उसके बाद देखो 9th जो होता है वो होता है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, यानी क्या कि मान लो आप जैसे आपने जिसको मेमो वार्निंग दे दी कि भैया अगली बार गलती मत करना, उसने अगली बार फिर वही गलती करती है, तो आप अब उसको कंपनी से निकाल दोगे, ठीक है। तो उसको हम टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं कि आप कंपनी से निकाला जा रहा है उस आदमी को, तो उस टाइम पे जो लेटर भेजा जाता है उसे टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बोला जाता है, कि आप कंपनी से निकाल दे रहे, टर्मिनेट कर दे रहे, ठीक है। तो इसके अंदर किस तरह से लिखा जाता है, तो सबसे पहले तो डेट लिख देंगे हम लोग बेसिकली कि मतलब क्या कि इस तारीख को हम ये लेटर नोटिस भेज रहे, और उसके बाद लिख देंगे नोटिस ऑफ डिसमिसल, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो सब्जेक्ट लिख देंगे किस लिए हम लोग मतलब भेज रही है। उसके बाद डियर जो भी नाम रहेगा, डियर मिस्टर रवि। उसके बाद ये लिख देंगे कि हम रिग्रेट करते हैं टू इन्फॉर्म यू डैट कि हम आपको निकालना चाहते हैं कंपनी से, और हमको निकालने वाले हैं, आपको पास इतना सर्विस टाइम रहेगा, आप इतने दिन में निकल जाओगे क्योंकि आपने ये सारी गलत काम किए हैं, आपने हमारे रूल्स तोड़े हैं हमारे कंपनी के, और हमने क्योंकि आपको पहले ही बताया था बट आपने नहीं सुना, इसलिए अब आपको हम कंपनी से निकाल देंगे। सो डैट यू आर टर्मिनेटेड योर सर्विस विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम टुडे, कि आज ही से आप कंपनी से निकाले जा रहे हो, ओके। और जैसे ये हो जाता है यूअर ट्रूली, और नीचे फिर आप जो भी अपना साइन नाम है वो लिख सकते हो।
तो इस तरह से एक टर्मिनेशन ऑफ सर्विस लिखा जाता है। ओके, उसके बाद देखो एक लास्ट होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, जिसको हम लेटर ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई मान लो एम्प्लॉय है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, या फिर कोई मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप उसको एक लेटर भेजते हो अप्रिशिएट करने के लिए, भाई तूने बहुत अच्छे से काम किया है, तेरे वजह से देख हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे टाइम पर जो लेटर भेजा जाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो थैंक यू लेटर, तो वो जो होता है उसे हम लेटर ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं। एप्रिशिएट करना बोलते हैं ना, कि अप्रिशिएट कर रहे हैं पर्सन, मतलब दूसरे को थोड़ा बहुत मतलब खुश होकर थैंक यू बोलते हैं, तो उसी को वो लेटर बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर किस तरह से लिखा जाता है, तो इसका फॉर्मेट सिंपल रहता है, वही वाला जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले लिख दो कौन भेज रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस लिख दो, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट लिख दो, फिर उसके नीचे लिख दो कि किसको भेजा जा रहा है, टू लिखकर जो भी भेजा जा रहा है उसको लिख दो कि भैया हम मान लो किसको भेज रहे हैं, कोई रवि नाम का आदमी है उसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसका एड्रेस लिख दो। उसके बाद जैसे ही आप एड्रेस लिख देते हो, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है कि भाई ये लेटर के अंदर है क्या, क्यों ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिख दे कि अप्रिशिएट लेटर फॉर योर ग्रेट जॉब, कि आपने बहुत अच्छा काम किया था इसलिए आपको हम अप्रिशिएट लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद अब सैल्यूशन दे दो, डियर मिस्टर नाम है, डियर मिस्टर सुदीप, तो आप सैल्यूशन देकर सीधा आप चालू कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना एक लाइन छोड़कर, ये डियर मिस्टर लिखने के बाद सैल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर कभी भी मैसेज को चालू करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू आर सक्सेस, मतलब जो भी आपको कॉन्ग्रेच करना है, मतलब थैंक यू बोलना है, कॉन्ग्रेच करना है, वो सारी चीज़ें बोल सकते हो कि आपने XYZ प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से काम किया था, इसकी वजह से हमको हमारे कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो हम काफ़ी ज़्यादा प्राउड करते हैं आपके ऊपर कि आपकी इस अचीवमेंट के ऊपर, इसलिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक ग्रेट टीम के लीडर बन चुके हो अपने ग्रुप के, और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आगे चल के आप हो सकते हो और ज़्यादा मतलब आगे पोस्ट तक जाओ, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको यही बोल देना है, मतलब बेसिकली यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको बोल दी है इस एप्रिशिएशन लेटर के अंदर। और क्योंकि देखो ये ज़्यादा मार्क्स आता नहीं है, 5 मार्क्स का आता है, तो आराम से आपका ये एक पेज भर जाता है। मान लो आपको मैसेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 7 लाइन लिखने, देखो आप थैंक यू बोलते ही आपका जो है वो 5-6 लाइन तक पहुँच जाएगा। ठीक है, आराम से 7 लाइन तक आपको पहुँचा देना है। थोड़ा बहुत और भी ऐड कर देना है कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट में काम किया था, आपने टीम वर्क आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ अपना काम करते हो, आप मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते रहनी है, बोलना है कि आप आगे चल के भी और ज़्यादा सक्सेस होगे, आप फ्यूचर में सोचे आपको किसी आगे पोस्ट में डालने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको ये बोल देना है कि वी ऑल्सो एक्सेप्ट यू टू ग्रो मोर एंड गेट सक्सेस इन योर फ्यूचर, कि हम ये चाहते हैं कि आप आगे भी और ऐसे ही बढ़ते जाओ और आगे और फ्यूचर में ग्रो होते जाओ। तो मतलब हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू फॉर योर और हार्डवर्क, कि आपने जितनी भी मेहनत की है उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती है, अब जो भी पर्सन जिसने ये मतलब थैंक यू लेटर भेजा है उसका नाम लिख दो, योर ट्रूली कि मतलब भाई ये कौन भेजा है, तो मिस्टर रॉय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये लेटर भेजा था, तो बस नाम लिख दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एप्रिशिएशन लेटर लिखा जाता है। अब यहाँ पर भी कई बार बोला जाता है कि मतलब फॉर्मेट चेंज करके लिखो, कि बोला जाएगा मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में मत लिखो इसको सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में, या फिर लिखो इसको मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में, या फिर फुल ब्लॉक फॉर्मेट में, तो कोई भी फॉर्मेट में बोला जा सकता है, तो आपको बस फॉर्मेट के हिसाब से इसको चेंज कर देना है। ओके, सो यहाँ तक मैं भी आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब देखो अगर आप चाहते हो कि ये जो पूरा लेक्चर था बिजनेस लेटर का, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी लिंक आ गया होगा PDF का इसका, तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में भी आ गया होगा, तो वहाँ से भी आप चाहो तो ये जो बिजनेस लेटर के जितने भी लेटर्स हैं उनका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप चाहो तो थोड़ा बहुत मतलब स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो उन लेटर्स का। तो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी जितने भी बिजनेस लेटर्स थे। देखो और भी काफ़ी सारे टाइप्स के लेटर्स होते हैं, जैसे इंक्वायरी लेटर, तो वो पेपर में काफ़ी पूछे ही नहीं जाते, कभी भी नहीं पूछे जाते, क्योंकि देखो आपके FI के बुक के अंदर वो लेटर्स है ही नहीं, और जब है नहीं तो पूछे जाएंगे नहीं, और पूछे जाएंगे नहीं तो फिर उसमें अभी पढ़ाकर मतलब नहीं, टाइम उतना नहीं है हमारे पास कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़े, इसलिए हम इतनी चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो तुरंत पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपका कल ही परसों पेपर है, तो आप लोग तुरंत पूछ लेना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी दे दूंगा। जो भी आपका डाउट रहेगा टॉपिक्स रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना, फालतू क्वेश्चन मत पूछना। एंड देखो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए सारी चीज़ समझ आ गई है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड देखो अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली देखो बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने एक और चैप्टर जो है अभी थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके वो भी मे बी दोपहर या फिर शाम तक वो भी अपलोड हो जाएगी। तो बेसिकली लिसनिंग स्किल जो हमारा चैप्टर है वो भी पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए वो भी चैप्टर का मैंने रिकॉर्ड कर दिया वीडियो। तो
तो वो भी मे बी दोपहर तक या फिर शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वाली वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उस वीडियो को भी आप लोग देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन, यहाँ से जाओ प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लो, यहाँ पर मे भी वो वीडियो आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।